मंगलाचरण करेंगे मैम। जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधादो जैन धर्मो सुफलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिणं प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शासनम जयतु शासनम। सभी को जय जिने, सभी का स्वागत है। मैम आप वेबिनार शुरू करें। जय जिनेंद्र। धन्यवाद अनिता जी। सभी को जय जिनेंद्र। आज ही हमारा सबसे पहला वेबिनार है। आप लोगों की मुझसे पहली बार मुलाकात हो रही है। आप मुझे पहली बार जान रहे, लेकिन मैं ग्रुप में हूँ और आप लोगों की गतिविधियों को देखती रहती हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बहुत जानती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप सबको। मेरा नाम मीनाक्षी बड़ोदरिया है। मैं पिछले 23-24 साल से ज्यादा हो गए शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। मैंने एज ए टीचर, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और अभी एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। और मैंने बीकॉम किया है, मैंने एमए इंग्लिश किया है, मैंने एमए साइकोलॉजी किया है, मैंने बीएड किया है और बहुत सारे सालों से बच्चों से और अभिभावकों से जुड़ी हुई हूँ। इसलिए उन लोगों की बहुत सारी परेशानियों को, उनकी मानसिक समस्याओं को बच्चों की समझा है और उसको बहुत सारी परेशानियों के हल भी ढूंढे हैं। तो मेरे पास बहुत सारा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जिससे आपको एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए बहुत सारी सहायता होगी। आप लोग मेरे ख्याल से अभी शिक्षक नहीं बने हैं, सही हूँ मैं? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। अभी नहीं बने हैं, ठीक है जी। जी धनंजय जी, पूजा जी, जी रूपा जी, आप सब अपना सफर शुरू करने वाले हैं और मैं इस सफर पे बहुत आगे निकल के आ गई हूँ। तो मेरे जो अनुभव है, मुझे लगता है कि मैं यदि आपके साथ बांटूं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी पंकज, शिक्षक, सबसे पहले तो आप लोग शिक्षक यानी आप यदि शिक्षक या टीचर का नाम ले तो आपके दिमाग में कोई एक शिक्षक की मतलब ऐसी पिक्चर बनती होगी, फोटो बनता हो, जिससे आपने पढ़ा है और जिसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत रहा होगा, राइट? सबके एक कोई एक या दो ऐसे टीचर होते हैं हमारे कि हमको बहुत अच्छे लगते थे, उन्होंने हमको कुछ सिखाया, कुछ पढ़ाया, कुछ बताया, तो हमको एज ए टीचर, एज ए शिक्षक याद है। सबके पर है कोई ना कोई। जी सबके होंगे, सही है। मैं आप सबको देख रही हूँ, आप सब थम्स अप करके भी बता सकते हैं। अभी आप एक बार सोचिए कि उस शिक्षक को आप क्यों याद करते हैं, उनके कौन से गुण आपको याद आते हैं, उनकी क्या अच्छी बातें थी। कोई एक दो लोग यदि अपना माइक ऑन करके मुझे बता सके। कोई भी। जय जिनेंद्र मैम। जी जयनेंद्र। मैं धनंजय बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जैसे कि मैम हमारे टीचर थे 6 to 10 के बीच में, कौशल किशोर सिंह। वो मैथ कैलकुलेशन मतलब फास्ट और अच्छा मतलब बताते थे, वो जो सीखे सो अभी तक भी याद है। ओके, मैथ्स कैलकुलेशन बहुत फास्ट अच्छा बताते थे, इसलिए आपको याद है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। कोई और? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैं सावित्री कुमारी। हाँ जी मैम, जैसे सर पढ़ाते थे ना तो बहुत तरीका से बताते, जैसे एक को समझ में नहीं आता था तो दूसरा तरीका से बताते थे और उसका वो अच्छा से बताते थे। जी, मतलब एक तरीका यदि बच्चों को समझ नहीं आया तो दूसरा नहीं आया तो तीसरा तरीका, लेकिन वो कोशिश हमेशा करते थे कि बच्चों को बात समझ आ जाए। यस मैम। जी, तो ये भी एक शिक्षक का गुण है, बहुत अच्छी बात है। और कोई बताना चाहता है?
जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैं सरिता राज। हाँ जी मैं सरिता राज बरमसा से बोल रहे हैं। जी, बताइए। यही मेरा याद है कि बचपना का, जैसे मेरे चाचा जैसे पारा टीचर हैं, हम्म। तो सिक्के से हमको पढ़ाती थी कि गिनती नहीं आता था, तो हमको ये याद है कि वो जैसे 1 रुपया 2 रुपया का जो नहीं था टल्ली, उसी से हाँ, पढ़ाते थे। वही हमको बचपना का याद है कि मेरे चाचा इसी तरह पढ़ाते थे। बड़ी अच्छी बात है। वो सिक्कों का प्रयोग करके पढ़ाते थे, इसलिए आपको हाँ याद है। हाँ, याद जी है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि किसी भी अच्छे शिक्षक के गुण हमको जो याद रहते हैं वो क्या है। वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, वो नए नए तरीकों से पढ़ाते थे, या कोई ऐसा अलग तरीका अपनाते थे कि जिससे दूसरों को याद रहे। यदि हमको अच्छे शिक्षक बनना है तो हमको भी ऐसे गुणों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अनीता जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। सबसे पहला गुण जो एक शिक्षक में होना चाहिए वो है नेतृत्व कला। नेतृत्व कला मतलब लीडरशिप। शिक्षक को लीडर बनना है। लीडर बनना है बच्चों का, उनके अभिभावकों का। ठीक है, उनको रास्ता दिखाना है। एक अच्छे लीडर के गुण क्या होते हैं? एक टीचर जो होता है उसकी क्लास में जितने बच्चे होते हैं उतने व्यक्तित्व होते हैं। हर एक व्यक्ति, आप चाहे छोटा बच्चा 2 ढाई साल का भी हो, लेकिन उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है। वो हर चीज को अपने तरीके से करता है, उसकी अपनी सोच होती है। आप छोटे बच्चे को भी आप जैसा चाहेंगे, वो नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ऐसे ही करना है। मतलब हर एक का अपना एक व्यक्तित्व होता है, वो एक अपना तरीका होता है। तो एक शिक्षक को हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को संभालना होता है और उसको सही दिशा देनी होती है। तो एक नेता के गुण उसमें होने चाहिए कि वो उन सारे व्यक्तित्वों को अपने हिसाब से ढाल सके, उनको सही रास्ते पे ला सके, और उसको अपना व्यक्तित्व ऐसा रखना है कि जिसको देखकर दूसरे बच्चे सीखे। जैसे आज हम लोग बात करते हैं कि हम किसी टीचर को याद करते हैं, तो वो टीचर ऐसे थे, तो हम भी चाहेंगे कि हम उनके जैसे बने। यदि वो शिक्षक अच्छे थे, हमको याद है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनके जैसे बने। तो अभी हमको ये करना है कि हमको ऐसे बनना है कि दूसरे हमको देखकर सीखे। तो वो बनने के लिए हमको हमारी सारी अच्छाइयां, हमारा व्यक्तित्व इस तरह से निखारना होगा। तब हमको एक रोल मॉडल की तरह काम करना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जितना सुनकर या करके नहीं सीखते, उतना देखकर आपको सीखते हैं। टीचर ने क्या किया उसको देखकर, आप यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको घर में आके बताते होंगे कि आज हमारी मैडम ने ऐसा कहा, आज हमारी मैडम ने ऐसा किया, आज उन्होंने ये पहना, आज उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि आप जितनी चीजें करते हैं वो बच्चों के दिमाग पर ज्यादा असर करती है, ना सिर्फ वो कि जो आप बोलते हैं। तो इसलिए आपको एक उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जैसा आप सोचते हैं कि एक टीचर को होना चाहिए, वैसे आपको बनना पड़ेगा, ताकि बच्चे आपको फॉलो कर सके, आपको मतलब देखकर आपका अनुसरण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। दूसरा है व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन। व्यवस्थापन से मतलब क्या है? हमारे पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम, बहुत सारे कुछ होता है। जैसे आप सब लेडीज है, आप घर में संभालती होंगे, हम घर भी संभाल लेते हैं, बाहर के काम भी संभाल लेते हैं, मेहमान आते संभाल लेते हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं। हमको पता होता है हमको कब क्या कैसे करना है, हम अपना व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही एक शिक्षक को कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, उन और बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ाने के साथ उनकी अटेंडेंस लेना है, बच्चों की नोटबुक चेक करना है, अगली परीक्षा आने वाली उसकी तैयारी, उसका पेपर बनाना है, परीक्षा हो गई तो उसके पेपर चेक करना है, उनकी हाजिरी बनना है। बहुत सारे लिखाई पढ़ाई के काम भी टीचर के बहुत सारे होते हैं। अभी टीचर को लिमिटेड उतना टाइम है, उसके अंदर ये सारा काम तो कैसे व्यवस्थित रूप से कि एक दिन से सुबह से उठ के टारगेट करके कि आज खत्म होने तक कितना काम खत्म हो, तो उसकी व्यवस्था कैसे करना, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना उस सारे काम को, ये टीचर का एक गुण बहुत अच्छा होता है। उस मतलब यदि टीचर अपने काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है, मुझे आज मेरे 4 पीरियड है, मुझे आज 4 क्लास में अलग अलग 4 विषय पढ़ाने हैं, तो मुझे घर से उसकी तैयारी चारों विषय की करके आनी है। और मुझे ये भी देखना है कि हर क्लास में यदि मैं पहली में पढ़ा रही हूँ, तीसरी में पढ़ा रही हूँ, तो दोनों में अंतर होगा। तो मुझे उस क्लास के अंदर जो पढ़ाना है, मैंने जो सोचा है, मैं पूरी तरह से उसको प्रॉपरली पढ़ा पाई, बच्चों को पहुंचा पाई। उसके बाद मुझे जो होमवर्क देना था मैंने दिया,
तो मुझे अपने दिन के सारे कामों की व्यवस्था करना है, तो मुझे अपना काम ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। मुझे पता है मुझे पहला पीरियड है, यदि मुझे पहला पीरियड हिंदी पढ़ानी है तो हिंदी के लिए जो मुझे किताबें या जो मुझे TLM चाहिए मैं वो साथ में लेके गई हूँ, वो मैंने पढ़ा लिया, खत्म कर लिया। रिसेस के बाद मेरा कोई पीरियड है तो रिसेस में मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो मुझे अपना टाइम निकाल कर उसकी तैयारी तो अपनी व्यवस्था कैसे जमाना, उसको मतलब पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक काम को सही तरीके से मुझे कैसे निपटाना है उसकी तैयारी मुझे शुरू से करके रखनी है। तो ये व्यवस्था करना आना चाहिए। उसके बाद अभिभावकों से मिलना है, किसी बच्चे की परेशानी है उसके पेरेंट्स को बताना है। अभी सपोज क्लास में एक बच्चा है, उसको लिखना नहीं आ रहा है, कुछ तकलीफ है, आपको समझ में आया कि उसकी ये तकलीफ है, ठीक है, उसके अभिभावकों से मिलना है और आपको उसको सुधार लाना है। यदि आप उसको टालते रहेंगे, उसको टाइम पे नहीं बुला पाए, तो वो बच्चा उतना डिले होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में आते हैं वो हर रोज कुछ नया सीखते हैं। तो हम यदि अपने काम को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो बच्चों की लाइफ में डिले होगा, तो हमको वो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे चलेंगे अनिता जी। बहुकार्यण मतलब मल्टीटास्किंग। एक टीचर के पास, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन करना आना चाहिए, टीचर को मल्टीटास्कर भी होना पड़ता है, बहुत सारे काम एक साथ निपटाने हैं। एक क्लास के अंदर टीचर के पास अलग अलग दिमाग वाले, अलग अलग मूड वाले बच्चे होते हैं। एक बच्चा बहुत होशियार है तो टीचर को उसको अलग काम देना है। एक बच्चा जो बोर्ड पे लिखा उसको कॉपी करना भी नहीं आ रहा है तो टीचर को उसको हाथ पकड़ के भी सिखाना है। एक बच्चा कंप्लीट करके खड़ा है, टीचर को चेक भी करना है। आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके अलावा आपको अपनी नेक्स्ट पीरियड की तैयारी करनी है, आपको अपनी अटेंडेंस लेनी है। तो जितने काम एक शिक्षक के होने चाहिए उन सब कामों को आपको एक साथ करना आना चाहिए। आपको मेंटली, दिमागी तौर पे इस सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप कितनी ज्यादा चीजें एक साथ हैंडल कर सकते हैं, जितने ज्यादा कामों को आप एक साथ आसानी से कर पाएंगे, उसको व्यवस्थित कर पाएंगे, आप उतने अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो मल्टीटास्किंग टीचर को, एक जो टीचर होता है ना वो सिर्फ टीचर नहीं होता है, उसके बहुत सारे गुण होते हैं। एक टीचर एक केयर टेकर भी होता है, वो बच्चों की संभाल रखता है, बच्चों को संभालता है। एक नर्स का काम करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है बच्चे गिर जाते हैं, लग जाती, रोते हैं, तो टीचर को सबसे पहले दौड़ के उसको इलाज करना पड़ता है। उसके बाद कभी कभी उसके पेरेंट की तरह टीचर को हेल्प करनी पड़ती है। बच्चा घर से आया, कुछ परेशानी है, इमोशनली बहुत तकलीफ में है, रो रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो आपको उसको 5 मिनट उसके साथ बैठ के उसको समझाना पड़ेगा, उससे उसको सुनना पड़ेगा। तो आपको मतलब उसके काउंसलर की भूमिका निभानी पड़ेगी, आप उसको हेल्पर की भूमिका निभानी पड़ेगी, उसके डॉक्टर की, उसके नर्स की, उसके केयर टेकर की। आपके बहुत सारे रोल होते हैं एक टीचर के। एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो आपको ये सारे रोल निभाने पड़ेंगे। ये भी आपकी मल्टीटास्किंग का एक भाग है, तो आपको ये सारे, इसके अलावा जैसे आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, आप बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, जब आपकी पीठ है बच्चों की तरफ तब क्या चल रहा है पीछे, आपको पीछे 2 आंखें रखनी होगी। आपको 2 आंखें पीछे रखनी होगी, आपको पता होना चाहिए। आप यदि लिख रहे हैं, आपकी आंखें आगे, तो कान को आप पीछे की तरफ रखिए कि कहाँ क्या आवाज हो रही, क्या चल रहा है। तो आपको एक टाइम पे 2 काम करना सीखना होगा। तो ये चीजें जो होती है, मतलब एक टीचर को अपने आप में ये सारी क्वालिटी बनानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कैसे उसको ग्रो करे वो आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आप कितना ज्यादा एक साथ कर सकते हैं। बच्चों का व्यवहार देखना, बच्चे जो होते हैं ना बहुत मूडी होते हैं। किसी दिन बहुत अच्छा मूड है तो आपके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, आपने पढ़ाया वो सब लिख लिया, कर लिया। लेकिन किसी दिन घर से लड़के आए, मम्मी ने कुछ खाना ठीक नहीं दिया, कुछ भी हो गया, स्कूल नहीं आना था, जबरदस्ती भेजा, तो उनका मूड नहीं है, तो वो नहीं पढ़ेंगे, वो ध्यान नहीं देंगे। उस वक्त आपको उनको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और आपको उनको, आपका जो टारगेट है कि आपको जो पढ़ाना है आज उसको कंप्लीट करना है, उसको कैसे करना है। तो ये सारे काम आपकी मल्टीटास्किंग में, कि आप कितने ज्यादा काम एक साथ संभाल सकते हैं, इन सारी चीजों को, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलेगी, इन सबको हैंडल करना रहेगा। तो बहुकार्य होना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, संज्ञात्मक कौशल यानी कॉग्निटिव स्किल।
अभी जैसे बताया उन्होंने कि गणित के शिक्षक याद है, वो इसलिए याद है कि वो बहुत जल्दी से हिसाब किताब कर लेते थे, बहुत जल्दी करते थे। तो हर एक टीचर की एक क्वालिटी होती है। आपके जितने टीचर थे, आप हर एक को याद करें, एक एक को, तो आपको हर एक टीचर में कोई एक अलग क्वालिटी याद आएगी, है ना। कोई बहुत अच्छे से समझाता था, कोई बहुत शांति से समझाता था, चाहे आप कितना भी गुस्सा कर लो। जैसे मुझे याद है, मेरे एक टीचर थे, एक चीज को 5 बार बोलते थे। हम लोगों को बड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब जब मैं टीचर हो गई तब मुझे समझ में आता है कि क्योंकि क्लास के अंदर जब 30-40 बच्चे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। हर एक का तरीका अलग होता है, हर एक को, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर से समझ में आता है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर को रिपीट करना पड़ता है। जब हमारे टीचर बार बार एक चीज बोलते थे 2 बार, तीसरी बार तो हम हंसने लगते थे, और हम बाद में बात करते हैं कि वो मैम तो 2 बार बोलती है, 3 बार बोलती है। लेकिन आज समझ में आता है कि जब क्लास में बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते, कुछ बच्चे होते हैं जिनको तीसरी बार में जाके बात समझ आती है, इसलिए वो टीचर को रिपीट करना पड़ता है। तो एक टीचर को अपनी क्वालिटीज बच्चों के हिसाब से डेवलप करनी होती है। सबसे पहले तो अपने विषय का ज्ञान, आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, यदि आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आपको क्लास में जाने से पहले जितना आपको पढ़ाना है, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सारी होनी चाहिए। जैसे मैं भी 6-7 स्टैंडर्ड के अंदर मैं एसएस पढ़ाती हूँ, तो मैं उस दिन भारत के बारे में पढ़ा रही थी। तो जस्ट ऐसे ही बात निकली, तो भारत की जनसंख्या वगैरह की बात। तो उसके बाद मैंने बच्चों से कुछ पूछा, तो बच्चों ने सामने से इतने सारे प्रश्न पूछे, मुझे लगा मतलब हम ये सोचते हैं कि जितना किताब में लिखा है सिर्फ हम उतना पढ़ लेंगे क्लास के अंदर तो हो जाएगा खत्म। ऐसा नहीं होता है। बच्चों के पास बहुत सारी जिज्ञासा है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे मतलब दिमाग में बातें चलती रहती है, और उन लोगों को उसके सही जवाब नहीं मिलते हैं। हो सकता है वो लोग, जैसे आजकल तो गूगल वगैरह बच्चे देख लेते हैं, लेकिन वो जानकारी सही नहीं होती है उनके लिए, या उनके लिए उपयोगी, उनको कैसे उपयोग करना वो नहीं आता है। तो आपको अपना जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ये सोच के रखना है कि इससे और बच्चे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आप अपना विषय बहुत अच्छे से तैयार करें, उस विषय से रिलेटेड, मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे लगता जितनी भी बातें हैं, जितना ज्यादा ज्ञान आप उसके बारे में ले सकते हैं, उसको जरूर इकट्ठा करें और बच्चों के साथ शेयर करें। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है ना, ऐसा नहीं होता है कि जैसे एग्जाम हुई और बच्चे पास हो गए तो अचानक से बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर रोज बच्चा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखता है। एग्जाम तो एक तरीका है कि हम उसको आगे भेजने के लिए, वो हमारी एक जो मतलब पद्धति चलती है उसका एक तरीका है, लेकिन बच्चा हर रोज थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखता है। मैं एक एग्जांपल दूंगी। मैं जब केजी की डिपार्टमेंट की हेड थी, नर्सरी सेक्शन में आप सोचो, बच्चे जब नए नए आते हैं सारे बच्चे रोते हैं, बहुत रोते हैं, बैठना मुश्किल होता है। एक बच्चा था, कल्प नाम था उसका। आ, पहले दिन से उसका रोना शुरू। बाकी सारे बच्चे, फिर भी पेरेंट को पहले 2-3 दिन हम बैठने देते हैं कि मम्मी थोड़ी देर बैठे, बाहर बैठे, बच्चा अंदर है। 2-4 दिन बाद फिर मम्मी बाहर हो जाती है, तो धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है। लेकिन वो बच्चा 10 दिन हो गए उसकी मम्मी के हाथ पकड़ के उसके सिवा बैठने को नहीं तैयार। मैं उसको अपनी गोद में बिठाना शुरू किया, उसको लेके बैठी रहती, आधा घंटा घंटे बाद घर भेजती थी। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, 10 दिन बाद उसकी मम्मी आई और मुझे बोलती है, वो बच्चा सिर्फ रोता रहता था, पूरे टाइम सिर्फ रोता था और कुछ नहीं करता था। मैं कुछ सिखाती, ना बोलना ना करना। लेकिन उस 10 दिन में जितनी चीज मैंने बताई, जो मैंने शब्दों का उपयोग किया, वो सारे उसको याद थे, उसको सब कुछ पता था। उसने घर जाके उसकी मम्मी को सब कुछ बताया। हमको ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं सीखते, ऐसा नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए कि हम मतलब हमारी कितना असर है, हम हमारी सोच से बाहर है। एक शिक्षक का असर कितना हो सकता है बच्चों पर, हम सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा हम उस पर असर करते हैं। मुझे लगता है कि वो बच्चा रोता रहता है, उसने कुछ सुना नहीं, कुछ सीखा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आपको
आपको पता कि आपकी कौन सी बात कब बच्चा किस तरह से सीखेगा। मेरे साथ बहुत बार होता है, 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ाती हूँ बहुत सारी चीजें, क्योंकि एसएसटी है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ। तो कई बार बच्चे कुछ आते हैं, मैम उस दिन आपने ऐसा कहा था ना, मैंने उसके लिए ये ढूंढा, मैंने उसके मतलब हमारे एक शब्द या एक बात को बच्चा यदि दिमाग में ले लेता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें उसके पीछे वो ढूंढता है, बहुत सारी चीजें पता लगाता है, उसके बाद आके बताते हैं बच्चे कि मैम आपने ये बताया था वो ऐसा है, इसमें ऐसा है, मैंने ये देख लिया, मैंने ये पढ़ लिया। कहीं पे आपकी कोई जानकारी अधूरी रह जाए, या कहीं ऐसा लगा हो कि आपने कुछ बताया और बच्चे ने जो देखा उसमें कुछ फर्क हो, तो बच्चे आके प्रश्न पूछते हैं कि मैम आपने तो ऐसा बताया था लेकिन मैंने जो देखा उसमें ऐसा है। तो आपको एज अ टीचर, एक शिक्षक को मतलब बहुत सारे हथियारों के साथ तैयार रहना होगा कि बच्चों की जितनी जिज्ञासा है, जितने प्रश्न है, आप उनके सारे उत्तर दे सके। मतलब आपका अपना विषय इतना पावरफुल होना चाहिए कि उससे रिलेटेड जितनी चीजें, उसका सारा ज्ञान आपको हो। ठीक है। सॉरी। अपने विषय का ज्ञान, अभी एक अपना तरीका हर एक का होता है शिक्षक का। जैसे मैं जाती हूँ क्लास में, मैं बोर्ड का उपयोग बहुत ज्यादा करती हूँ, मैं फोन भी लेकर जाती हूँ, आजकल अभी फोन भी लेकर जाने लगी हूँ। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि यदि कोई एग्जाम्पल मैंने दिया, कुछ बात निकली, तो मैं तुरंत उसकी पिक्चर निकाल के बच्चों को दिखाती हूँ। जैसे कल मैं सिखा रही थी तो मैंने उनको आया कि पहाड़ों के ऊपर ढलान जो होती है वहां पे खेती नहीं होती, तो वहां पे हम स्टेप फार्मिंग करते हैं। मतलब सीढ़ियों की तरह बनाकर छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं और वहां पे खेती की जाती है। बच्चों को समझ नहीं आया, मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, उनको समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने मोबाइल खोला, स्टेप फार्मिंग का पिक्चर निकाला और बच्चों को दिखाया, तुरंत बच्चों को समझ आ गया। अभी ये छोटा सा जेस्चर है, दूसरे टीचर जो दूसरे सेक्शन में पढ़ा रही है उन्होंने शायद नहीं इस बात पे डिस्कस किया होगा, जो मैंने किया वो बच्चों के दिमाग में रहेगा, वो उसको हमेशा याद रखेंगे। तो आप जितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, आपको ये सोचना है कि आप कितना प्रभावी हो सकते हैं पढ़ाते हुए। आपका जो पढ़ाना है उसका टारगेट ये होना चाहिए कि जितना आपने कोर्स जितना सोचा है वो बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए, उसकी समझ में आ जाना चाहिए। आपकी अपनी रचनात्मकता होनी चाहिए, अपना तरीका होना चाहिए, हर एक शिक्षक का अपना तरीका होता है। आप अपना एक तरीका बनाइए। टीचर की ये एक पहचान होनी चाहिए कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मैम आप आइए और पढ़ाइए, या इस पार्ट को आप ही पढ़ाइए, आप ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं हमारे यहाँ 3-3 सेक्शन A B C एक ही क्लास के, 6 स्टैंडर्ड है तो 6A 6B 6C, मैं ए में पढ़ा रही हूँ, दूसरी टीचर बी में पढ़ा रही है, तो बी वाले बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि मैम आप एक काम करिए ना, उधर आपने समझाया हमारे क्लास में भी आप ही आकर समझाइए। फिर मैं दूसरे टीचर के साथ एडजस्ट करती हूँ कि वहां पे लिखवाने का काम आप कर लीजिए, यहाँ समझाने का काम मैं कर लूँ। तो ये होना चाहिए, मतलब बच्चों को आपका तरीका समझ में आना चाहिए। तो अपना एक तरीका इस्तेमाल करिए, या तो आप बोर्ड पर चित्र बनाकर कर सकते हैं, आप कुछ TLM कुछ बनाकर ले जाकर कर सकते हैं, कुछ चीजें इस्तेमाल करके, या आपका धारा प्रवाह, आपकी बोलने की छटा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को समझ में आए। कई बार ऐसा होता है कोई टीचर तो बहुत स्पीड में बोलते हैं, बच्चों मतलब बच्चे जो होते हैं उनकी थोड़ी सी क्षमता कम होती है, ये सारी एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो सुनना और समझना और फिर रिएक्ट करना बच्चों को थोड़ा समय लगता है, हमारी तरह नहीं कर सकते। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम कौन सी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, और उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको पहले से बच्चों को कितनी जानकारी है। तो उस हिसाब से हमको अपना वॉल्यूम, अपनी स्पीड, अपना समझाने का तरीका और अपने उदाहरण, ये सारे उस हिसाब से रखने हैं। यदि आप पहली के बच्चों को समझा रहे तो आप छोटी छोटी चीजों के उदाहरण दे सकते हैं, उनके घर में जो रोज देखते हैं। लेकिन आप 6-7 के बच्चे को समझा रहे तो न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आई है तो आप उसका उदाहरण दे के समझा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा अखबार पढ़ सकता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किसको क्या उदाहरण दे। तो एक टीचर को अपनी मौलिकता, अपना एक स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो आपको बच्चों को समझना है और अपना एक स्टाइल, खुद का अपना अलग स्टाइल बनाना है। और बच्चों को पता होना चाहिए कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत चीजें
कुछ एक क्लास में वैसे जब मैं जाती हूँ तो बोर्ड देख के मुझे समझ में आता है कि किसने लिखा होगा। तो हर एक टीचर का एक तरीका होता है। जैसे यदि मैं बोर्ड लिखती हूँ तो मैं बोर्ड का तरीका मेरा ये है कि इस तरफ ये रहेगा, उस तरफ होमवर्क रहेगा, इस तरफ मैं नए शब्द लिखूंगी, मेरा चित्र बीच में बनेगा। मेरा अपना तरीका है कि मैं बोर्ड इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कुछ लिखना है तो मैं लेफ्ट साइड पे लिखती हूँ, मुझे होमवर्क वगैरह लिखना है तो मैं राइट कॉर्नर पे लिख कर जाती हूँ ताकि वो वहीं पे रहे, और मुझे जो भी बताना है वो मैं बीच में चित्रों के माध्यम से बताती हूँ। ये मेरा तरीका है। तो आपका हर एक का अपना तरीका होना चाहिए। अपनी मौलिकता अपने विषय में आप क्या अच्छा कर सकते हैं। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप इंग्लिश में किस तरह से बच्चों को कुछ अलग दे सकते हैं। यदि आप गणित पढ़ाते हैं तो आप कौन से तरीके अपना सकते हैं बच्चों के लिए। तो वो आपको अपने विषय के हिसाब से अपनी मौलिकता, अपना एक स्पेशल तरीका एज अ टीचर बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। टीम एक्टिविटी, ग्रुप का समूह कार्य, ग्रुप वर्क, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीचर के लिए। शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक कभी अकेला नहीं होता है। हम शिक्षक तभी होते हैं जब बच्चे होते हैं, वरना हमारी कोई अहमियत नहीं है ना। तो शिक्षक हमेशा एक ग्रुप का, एक समूह का हिस्सा है। शिक्षक को उस समूह का एक हिस्सा बनकर रहना पड़ेगा। जब तक आप बच्चों के बराबर, बच्चों में आप यदि उनके हिसाब से नहीं हो सकते, उनके साथ एक हिस्से की तरह जुड़ नहीं सकते, आप उनको कुछ सिखा नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ आपको अपने जो सहकर्मी है, दूसरे शिक्षक है, क्योंकि आप एक विषय पढ़ाएंगे या दो विषय पढ़ाएंगे, बाकी के विषय दूसरे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो आपको उन सबके साथ मिलकर काम करना होगा। जैसे एक बच्चे की कोई परेशानी होती है, यदि उसको गणित में परेशानी आ रही है तो उसको हो सकता है अंग्रेजी में भी आएगी, हो सकता है हिंदी में भी आएगी, हो सकता है विज्ञान में भी आएगी। तो जब टीचर आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं कि भाई इसको ये परेशानी है, मुझे समझ में आता है, तो हम उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि भाई उसको लिखने में परेशानी है लेकिन वो सुन लेता है, समझ लेता है। गणित शायद बच्चा अच्छा कर ले, अंग्रेजी नहीं लिख सकता है। तो हम जब समूह में काम करते, एक दूसरे से मिलजुल के काम करते, तो हमको पता चलता है। एक टीचर जा रहा है, उसको कोई एक प्रॉब्लम समझ आ गई तो वो डिस्कस करके बता सकता है कि भाई उसको ये तकलीफ है, आप उसको यदि इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चा कर लेगा। तो ये समूह आपको एक दूसरे के साथ मिलके, दूसरे शिक्षकों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ मिलके कैसे अपना टारगेट पूरा करना है, ये आपको करना आना चाहिए एज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। पढ़ाने की क्षमता, एबिलिटी टू टीच। पढ़ाने की क्षमता एक शिक्षक में, मतलब ये सबसे बड़ा गुण है शिक्षक का। पढ़ाना मतलब क्या, सिर्फ आपको जो आता है वो बोल देना नहीं, आपने जो सोचा है कि बच्चों को समझ में आए, वो बच्चों को समझ में आ जाए। आपका जो शिक्षा का एम है वो पूरा हो। पढ़ाने की क्षमता मतलब वो क्लास में चाहे होशियार बच्चा है जिसको तुरंत समझ में आता है, या सबसे कमजोर बच्चा है जो सबसे देर से समझता है, उन सबको कैसे पढ़ाना है, उस हर एक का तरीका आपके पास होना चाहिए। ये आपकी क्षमता है। अपनी निर्देशन क्षमता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस बच्चे को आपको इस वक्त टोकना है। बहुत होशियार बच्चे होते कई बार, वो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन उनकी एक आदत हो जाती है, रोज ही उनको लगता है कि हम बहुत होशियार है, बाकी सब वो है, तो हमेशा बोलते रहेंगे, बाकी सबको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तब आपको उसको भी सॉरी तब आपको उसको भी रोकना पड़ेगा, ताकि दूसरे बच्चे जो सीख रहे हैं उनका मॉरल डाउन ना हो, उनको बुरा ना लगे और उनकी पढ़ाई पे असर ना हो। तो आपको हर एक को संभालना है क्लास में। तो आपको, आपकी एबिलिटी है कि आप उसको पढ़ाने के लिए आप उसको एक काम दे दीजिए, यदि वो जल्दी करता है तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट काम दीजिए ताकि वो समय लगाए और बाकी बच्चों के साथ खत्म करे। उसको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे दीजिए, उसको किसी और के साथ बिठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक अपना अलग अंदाज होना चाहिए हर एक शिक्षक का। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मेरे क्लास के अंदर यदि कोई बच्चा आवाज करता है या कोई दूसरा काम करता है या कहीं और ध्यान है,
मेरी नजर हर एक बच्चे के ऊपर रहती है, मैं हर एक से आई कांटेक्ट करती हूँ। एक चीज ये आप जरूर करिए, जब भी आप क्लास में पढ़ाते हैं, कोई भी बच्चा आपकी नजर से दूर नहीं होना चाहिए कभी भी। एक शिक्षक को हमेशा बिल्कुल हर एक बच्चे पे नजर रखना, और हर एक बच्चे से नजर मिलाकर रखिए आप। कोई भी बच्चा आपकी नजर से भी दूर जाता है तो वो क्या करता है आपको नहीं समझ में आएगा। और जब आपकी सिर्फ नजर मिलती है बच्चे से, तो बच्चा पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहता है, क्योंकि उसको पता है, उसको उसने आप ऐसे ही रैंडमली एक बार नजर गई, दो बार नजर गई, तो यदि वो कुछ और भी सोच रहा है, कहीं और ध्यान है या कुछ और कर रहा है, तो वो तुरंत अटेंटिव हो जाएगा, तुरंत तो ध्यान आएगा कि नहीं, टीचर की नजर मुझ पर है, वो मुझे देख रहे हैं, फिर अगली बार देखेंगे मैं कुछ करते हुए पकड़ा गया तो। एज अ टीचर आपको अपना एक मतलब होना चाहिए, और स्पष्ट रूप से समझाने की कला। आपकी जो बात है साफ शब्दों में क्लियरली बच्चों के तक पहुंचाना है कि मुझे, आपने जो भी अपना टॉपिक लिया है वो समझाया, और उसके बाद क्लियरली आप उनसे पूछिए। और बच्चों को इतनी मतलब क्लास में वो होनी चाहिए कि यदि नहीं समझ में आता है तो बच्चा हाथ खड़ा करके पूछ सके कि ये चीज समझ नहीं आई, तो आप अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे। ठीक है, जितनी कंसेप्ट आप बताने जा रहे हैं, तो कितना प्रभावी ढंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज की कंसेप्ट को। जो अवधारणा हम देते हैं कि जैसे जोड़ है सिखाना है या गुणाकार सिखाना है, तो गुणाकार कैसे होता है उसका आपको बहुत सारे उदाहरण देने पड़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, चलिए गुणाकार की बात निकली है। सपोज मैं ये स्केच पेन लेके बैठी हूँ आज, मैं बच्चों को बता रही हूँ कि 2 दूनी 4 होता है, ये 2 है और ये 2 है, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हुआ, और 2 3 6, 2 का एक, 2 का दूसरा और 2 का तीसरा, मतलब 2 2 के ग्रुप बने और ऐसे 3 ग्रुप इकट्ठे हुए, तो 2 तिया 6। ठीक है, अभी मुझे ये कंसेप्ट सिखाना है कि एक नंबर होता है, उसका जो ये होता है ग्रुप बनता है, और दूसरे नंबर इतने ग्रुपों की संख्या है, तो हम इस तरह से गुणाकार कर सकते हैं। कंटिन्यूअस एडिशन जिसको बोलते हैं कि लगातार जोड़ होता है वो गुणा होता है ना। दो, उसमें और 2 जोड़ा, उसमें और 2 जोड़ा, उसमें और 2 जोड़ा, हम लगातार जोड़ते जाते हैं। तो मैंने 2 2 करके 4 बार जोड़े तो 8 बने। इस तरह से जब भी आप कोई कंसेप्ट देते हैं, तो आपका तरीका प्रभावी होना चाहिए कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर समझ में आए कि गुणा कंटिन्यूअस एडिशन कैसे होता है, लगातार जोड़ को गुणा क्यों कहते हैं। ये कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपको कंसेप्ट इस तरह से देना है प्रैक्टिकली कि बच्चों को समझ में आए। सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपने जो दिमाग में सोचा है एग्जैक्ट वही बात बच्चे के दिमाग में जाए, है ना। एक बच्चों का खेल होता है, आपने देखा होगा, हम बहुत सारे बच्चे से गोले में बैठ जाते हैं, और जो पहला बच्चा होता है वो कुछ एक वाक्य एक बच्चे के कान में बोलता है, ठीक है, दूसरा तीसरे को बोलता है, तीसरा चौथे को बोलता है। खेला है आप लोगों ने बचपन में, या बच्चों को खेलते हुए देखा होगा? यस, सबने खेला होगा। प्लीज थम्स अप या उसमें लिख के कुछ जवाब दीजिए। जी धनंजय जी, जी उषा जी, जी रीता जी, जी बालेश्वर जी, जी सरिता जी, सबने खेला है। जी रूपा जी, सबने वो खेल खेला है। हम सबको पता है कि उसमें क्या होता है ना। बात शुरू कहाँ से होती है और आखिरी बात पहुंचते पहुंचते कहाँ तक पहुंच जाती है ना। आ, दादा अजमेर गए का दादा आज मर गए हो जाता है ना। ऐसे बहुत सारी बातें बदल जाती है, ठीक है। तो ये चीजें ना हो, ये एक टीचर को देखना है
कि मतलब हम जो कहना चाहते हैं बच्चा वही समझे, वो है परफेक्ट कम्युनिकेशन। कि जो आपने सोचा, जो आपने बोला, बच्चे ने उसको उसी तरह से समझा। कई बार होता है हम बहुत सारी बातें एक दूसरे से करते रहते हैं, हम कहते हैं कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है। तो एक शिक्षक का कम्युनिकेशन स्किल इतना क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला वही समझे जो मैं कहना चाहूँ, उसके अलावा उसके दिमाग में और कोई बात ना जाए। तो ये वहां पे शब्दों का चुनाव आपका, आप किससे कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इन सारी चीजों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें क्लास में बता देते हैं, कुछ चीजें बोल देते हैं, और बाद में पता चलता है बच्चे उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि आपने तो उस दिन ऐसा कहा था। एक एग्जाम्पल है, एक टीचर थे, उन्होंने अपने क्लास में एक बार कहा कि हर रोज सारी दुनिया में किसी न किसी का नया साल होता है, ठीक है। अभी उस बच्चे ने दूसरे दिन से शुरू कर दिया उस टीचर को हर रोज जाके मैम हैप्पी न्यू ईयर, मैम हैप्पी न्यू ईयर। टीचर 2 दिन 3 दिन 4 दिन समझ में नहीं आया ये क्यों बोल रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम मुझे जरा बताओ, तुम मुझे रोज हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोलते हो। तो बच्चा बोले मैम आपने ही क्लास में बताया था ना कि हर रोज दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी का नया साल होता है, तो मैं आपको हर रोज किसी न किसी का नया साल मुबारकबाद देता हूँ। बच्चे आपकी किसी भी बात को किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो आपको मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। ये आपको अपनी कम्युनिकेशन लेवल सुधार के करना है, ताकि कोई गलत चीज बच्चों तक ना पहुंचे या बच्चे उसको गलत तरीके से ना ले। उसके अलावा आपका जो मतलब वार्तालाप है सिर्फ बच्चों से ना होकर बच्चों के अभिभावकों से। अभी मैं आज का आपको एक किस्सा बताती हूँ। पिछले हफ्ते एक टीचर आए मेरे पास और एक बच्चे ने कुछ गंदे शब्द गाली वाली कुछ पेपर में लिखा और वो एक दूसरे को बच्चे दे रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे। टीचर लेके आ गए, उसका आई कार्ड साथ में रखा और मेरे टेबल पे रख दिया। मैंने पढ़ा, मैंने बच्चे से पूछा क्या है, तो बोलता है मैंने नहीं किया, वो मुझे किसी दूसरे ने बोला तो मैंने लिखा। मैंने कहा ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को बुलाना। अभी आज शनिवार था तो शनिवार को आज पेरेंट्स मिलने आए। पेरेंट्स आके बैठे तो मैंने वो चिट्ठी निकाल के पेरेंट्स के हाथ में दे दी। पेरेंट्स ने पढ़ा, पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आया, बोले ऐसे शब्द कहाँ से सीखता है ये वो। मैंने कहा अब रुक जाइए, आप गुस्सा मत करिए, पहले समझिए, पहले उससे पूछिए कि उसने कहाँ से सीखा। उससे पूछा तो दूसरे बच्चे का नाम ले रहा है कि वो इसने सिखाया। मैंने उस बच्चे को बुलवाया तो बोलता नहीं मैम मैंने नहीं बोला, इसने ये तो इसने खुद लिखा, ये वो मतलब जो भी था बच्चे का। मैंने पेरेंट्स को बताया, समझाया कि आप एक बात रखिए, बच्चे को डांटने। मैंने बच्चे से पूछा कि मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है आपने जो लिखा है वो सही है, लिखना चाहिए था। बच्चा बोलता नहीं, सॉरी गलती हो गई। मैंने कहा आप इतना समझते हो, 4th स्टैंडर्ड चौथी का बच्चा है। मैंने कहा आप इतना समझते हो, इतना पता है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। बोलता हाँ। मैंने कहा यदि आप ये समझ सकते हो कि सही और गलत, तो मैंने कहा चुनना भी आपको आना चाहिए कि गलत है तो मुझे नहीं लिखना है। आपके दोस्त ने बोला, मैं मानती हूँ आपकी गलती नहीं, उसने यदि बोला तो आपको लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था। नहीं लिखना चाहिए था। आपने गलती की, बोलता है हाँ की। मैंने कहा अब आपको समझ में आया कि आपने गलती की। अभी इसी जगह पे उसके पापा को गुस्सा है, मुझे बोलते मैं उसको झापट मार दूं। मैंने कहा नहीं, कब कैसे रिएक्ट करना, कब कैसे बातचीत करना। उस बच्चे को मैं भी चाहती तो झापट मार सकती थी, वो रो लेता, बाहर खड़ा हो जाता, बहुत सारा गुस्सा कर लेता, फिर दोबारा वही काम करता। 100% करता, जरूर करता वो, क्योंकि एक बार उसको ना बोला है पनिशमेंट, दोबारा छुप के करता है, दूसरे दो को सिखाता है जिसको उसको पनिशमेंट दिलवानी है। बच्चे करते हैं, ये दिमाग बच्चों के दिमाग में होता है, बहुत आम बात है। किसी चीज में उनको पनिशमेंट मिली तो वो ऐसा करेंगे कि दूसरे किसी के नाम आए, तो वो जरूर करता है। लेकिन मैंने पेरेंट्स को, फिर बच्चे को बाहर भेजा, पेरेंट्स को समझाया, बोलते आज मैं उसको घर जाके पीटता हूँ। मैंने कहा आप पीट के क्या कर लेंगे। मैंने कहा बच्चे ने गलत सीखा है, आप पहले ये तो पता लगाइए कि वो बच्चा गलत कहाँ से सीख रहा है। बच्चा कहीं बाहर खेलने जाता है, आपके आसपास में कोई है कि जिसकी भाषा खराब है, कि जिसकी वजह से बच्चा ऐसे शब्द सीखता है। अच्छी बातें बहुत सारी होती है, वो बच्चे नहीं लिखते, क्यों उसने बुरी बात सुनी और तुरंत लिख ली।
मैं कहा आपको ये सोचना पड़ेगा, उसको भी समझ में आता है कि ये गलत है, वो लिख के छुपा रहा है, नहीं बता रहा है, उसको पता है डर लग रहा है, तो उसको बताइए कि ये सही है, ये गलत है, गलत को छोड़ दो। मैंने कहा उसको डांटिए मत, उसको छोड़ना सिखाइए। जी सरिता जी, ऐसा बहुत होता है। हमको बच्चों को सिर्फ ये बताना है, उस चीज को रिपीट नहीं करना है, उस बात को बढ़ाना नहीं है, उसको वहां पे स्टॉप करना है और उसको समझाना है कि ये गलत है, इसको छोड़ दो। मैंने बच्चे को एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा आप रास्ते पे जा रहे हो, इस तरफ कीचड़ है, इस तरफ रोड है, आप किस तरफ चलोगे? तो बोलता रोड पर चलूंगा। मैंने कहा फिर आपने क्यों कीचड़ में पैर रखा? बच्चा समझ गया इतने में, आराम से समझ गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसकी आंख में पानी आ गया। मेरे लिए इनफ है, मुझे यही करना था। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना आपके पापा को कोई दुश्मनी है, ना आपको कोई पीटने वाला है, आपको पीटने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हमारी सिर्फ कोशिश है कि आप अच्छे बनो। आप स्कूल इसलिए आते हो कि आप अच्छे व्यक्ति बनो, और यदि आप गलत सीखोगे तो आपके स्कूल आने का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचाते हैं, मैंने सिर्फ ये एग्जांपल आपको इसीलिए दिया क्योंकि ऐसे मौके आपके पास भी आते होंगे, स्कूल में नहीं, इवन हमारे घरों में भी आसपास बच्चे, कई बार ऐसा होता है, हमारे बच्चे, पड़ोस के बच्चे, आस पड़ोस के लोग ऐसे हो जाते हैं, उदाहरण मिलते हैं। तो हम कितना ज्यादा इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, ये हमको देखना है। सजा तो कोई भी दे देगा, लेकिन समझाने का काम सिर्फ हमारा है, क्योंकि आगे उसको समझाने वाला शायद भविष्य में कोई ना मिले। जो हम एक टीचर की तरह कर सकते हैं, वो शायद कोई और उसके लिए नहीं करेगा। तो ये हमारा मतलब एक बेसिक ड्यूटी हो जाती है हमारी कि हम सही करें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। मालती दी अपना ऑडियो बंद करेंगे। अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता मतलब क्या? आप सोच के गए हैं एक चीज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां अचानक से बदल जाती है। आपने सोचा कि आज आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, आप क्लास में पहुंच गए, लेकिन बच्चे इंग्लिश की किताब ही नहीं लाए। अभी आपने सोचा था उनको किताब में लिखवाना, किताब नहीं लाए क्या? तो तुरंत आपके पास आपका प्लान भी रेडी होना चाहिए। चलो ये नहीं है तो आज मैं ये करवा सकती हूँ, ये नहीं है तो मैं आज ये करवा सकती हूँ। आपको जैसी परिस्थिति आती है उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना आना चाहिए। अनुकूलनशीलता हर इंसान में होना चाहिए। ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, प्लान ए फेल तो प्लान बी, प्लान बी फेल तो प्लान सी, ये नहीं कर सकते तो हम वो तो कर ही सकते हैं। टाइम ना वेस्ट करके इमीडिएट डिसीजन, जितना जल्दी से आप कोई भी निर्णय लेके अगले उस पर काम कर सके, ये क्वालिटी यदि आप अपने में कर लेंगे तो आप एक बहुत प्रभावी शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि जितना क्लास के अंदर आप जल्दी से डिसीजन लेंगे, उतने ज्यादा काम आप कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों के साथ टाइम आपके पास यदि जितना वेस्ट होता है, बच्चों के दिमाग में उतनी सारी चीजें ज्यादा चलती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। यदि वो कोई चीज सामने आ गई तो आप उससे बाहर नहीं निकाल पाएंगे उनको। उनका कंसंट्रेशन अपनी तरफ लेने के लिए आपके पास एक नहीं तो दूसरा प्लान अपने दिमाग में रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, ये अनुकूलनशीलता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है पारस्परिक कौशल, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना। अभी वो आपका कक्षा में व्यवहार बच्चों के साथ, वो आपका दूसरे शिक्षकों के साथ। कई बार ये होता है कि दो टीचर आपस में जब बात करते हैं, उनके जो बातचीत होती है, उनका जो व्यवहार होता है, उसको भी बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। मतलब आप यदि अपना भी स्कूल याद करें तो आपको पता होगा कि ये टीचर उन टीचर से बहुत अच्छे से करते थे, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, वो दोनों बहुत अच्छे से काम करते थे। या कहीं किसी के कोई मनमुटाव होते थे तो भी आपको याद होगा कि वो टीचर और उन टीचर की कम बनती थी। ठीक है, ये हमको भी एज ए स्टूडेंट हम थे तब भी हमारे टीचरों की बातें समझ में आती थी। तो आपको ये करना है, आपके कैसे भी व्यवहार किसी से भी हो, कहीं भी आपके पारस्परिक व्यवहार में कोई भी ऐसे आपकी अपनी मतलब नापसंद या ऐसी चीजें नहीं झलकनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कक्षा के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको मतलब
नहीं पसंद आता है कि जिस तरह से व्यवहार करते हैं या जिस तरह से वो आते हैं या जिस तरह से उन्होंने कुछ किया, बट वहां पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि उन सबको आपको संभालना है, आपको सबके साथ मिलके रहना है, सबके साथ अच्छे से संबंध बना के रखना है और सीखने को बढ़ावा देना है। आपको बच्चों को सिखाना है। बच्चों के आपस में भी ऐसे होते हैं कि उनको कुछ बच्चे नहीं पसंद होते, मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, बच्चे तुरंत ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा, है ना? मुझे इसके साथ नहीं जमेगा, मुझे वहां नहीं बैठना, मुझे इसके साथ काम नहीं करना। तो वो चीजें जब आप एक दूसरे के साथ करके मतलब दूसरे के साथ मिलजुल के रहते होंगे, तभी आप बच्चों को समझा पाएंगे। तो वो आपको खुद भी फॉलो करना है और आपको बच्चों को भी फॉलो करवाना है कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलके करना है। एक अच्छा शिक्षक होता है ना, वो ही एक जिज्ञासु और ध्यानी विद्यार्थी को बनाता है। बच्चे तो सारे स्कूल में आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत सारा कुछ लेकर, लेकिन उनको कक्षा में लाने के बाद उन सब का ध्यान एक तरफ लाना, एक चीज पे केंद्रित करना और उनके अंदर नए प्रश्न जगाना, ये काम एक शिक्षक का है, एक अच्छे शिक्षक का है। तो वो आप अपने बहुत सारे नए प्रश्न देके, बहुत सारी नई बातें बता के, बहुत सारी नई चीजें करके कक्षा में कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग गिजूभाई बदेगा का वो वीडियो देख रहे हैं, राइट? दीवा स्वप्न बुक है। दीवा स्वप्न बुक मैंने पूरी पढ़ी है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैंने दीवा स्वप्न बुक पढ़ना शुरू की, मैंने उसको खत्म किए बिना छोड़ा नहीं था। इतनी अच्छी किताब है वो, इतना कुछ है उसके अंदर। तो उसमें भी यही बताया है कि आप जितना ज्यादा बच्चों से अपने आप को जोड़ सकेंगे, आप उतना अच्छा उनको पढ़ा सकेंगे और उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कैसे कमजोर विद्यार्थी को संभालना है, कैसे सबके साथ मिलकर रहना है, तो ये पारस्परिक कौशल यदि एक शिक्षक में होगा, एक दूसरे साथ मिलजुल के रहने का, तो ही वो कर पाएंगे। नेक्स्ट पे स्वयं मूल्यांकन। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप सब लोग चैट में लिखेंगे आपकी कोई एक क्वालिटी, कोई एक आपका ऐसा गुण जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं। मैं शुरुआत करती हूँ। जैसे मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। दूसरी बात मैं बताऊं कि मैं अपनी बात सामने वाले को समझाने में बहुत अच्छी हूँ। मैं अपनी बात सामने वाले के गले कैसे भी उतार देती हूँ। ये मेरी 2 क्वालिटी है। चलिए अभी आप लोग बताइए। प्लीज बताइए, आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी क्वालिटी जो जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है आप ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, आप खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, आप कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ बहुत अच्छा करते हैं। लिखने में सावित्री जी वेरी गुड। हंसाने में आगे हैं, बहुत अच्छी बात है रीता जी। खेलने में बहुत अच्छे हैं सूरज जी, बहुत अच्छी बात है। लिखने में नरेश कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। आशा कुमारी जी पढ़ने में, ठीक है। सुनीता जी सिलाई में, सुनीता जी मैं भी सिलाई करती हूँ, मैं अपने ड्रेस खुद सिलती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और ललिता जी सिलाई में जी, रूपा जी सिलाई में, बहुत अच्छी बात है। पूजा जी पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। अर्चना जी सिलाई में, बहुत बढ़िया। और उर्मिला जी सिलाई में, बालेश्वर जी लिखने में और टॉली कुमारी जी लिखने में। आप क्या लिखते हैं बता सकते हैं कुछ? मतलब कुछ कविताएं लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, कहानी, या कुछ ऐसे ही डायरी वगैरह? पढ़ाई में, पढ़ने में सत्ता जी, निधि जी जी। खेलने में, बहुत बढ़िया। उषा जी समझाना बहुत अच्छा आता है, सिलाई भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अपनी बात दूसरों को समझाने में धनंजय जी, बहुत बढ़िया। ये सबसे अच्छे गुण है। डायरी लिखने में बालेश्वर जी, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है डायरी लिखना, और एक टीचर को जरूर लिखनी चाहिए। हमारे जो अनुभव होते हैं उसको यदि हम लिख के रखें तो आगे बहुत लोगों को काम आ सकते हैं।
ठीक है, अभी आप लोगों को आपके कुछ कुछ गुण पता है। क्लास मैनेजमेंट दीपक कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। कहानी लिखने में संगीता जी, बहुत बढ़िया। किरण कुमारी जी, बच्चों को समझाने में, बहुत अच्छी बात है। संगीत और डांस, प्रीतम जी, वेरी गुड। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के साथ जुड़ने का और बच्चों को सिखाने का। गुस्सा बहुत कम होता है महेश जी, बहुत बढ़िया। ये मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। और कोई? बहुत बढ़िया। बच्चों को प्यार से बात करना, बच्चों से प्यार से बात करना, सूरज जी, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को, एक टीचर को स्वयं मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। जैसे आज हम जितने पॉइंट पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने आप को इस पॉइंट्स पे एक बार मूल्यांकन करिएगा। अभी तक भाविक जी ने आपको सिलाई और खाना बनाने में सरिता जी, बहुत बढ़िया। आपको भाविक जी ने बहुत सारे चीजें सिखाई है, जैसे टाइम मैनेजमेंट सिखाया और बहुत सारी बातें बताई है, बहुत कुछ सिखाया है ना। कम्युनिकेशन स्किल सिखाई, कैसे अपनी बात को रखना, कैसे बढ़ा। तो उन सारी चीजों को एज ए टीचर आप, मतलब एक शिक्षक, तो एक व्यक्ति की तरह कौन कौन से गुण आप उसमें से ले पाए अपने अंदर, और अभी और कौन से ऐसे गुण हैं जो उसको आपको और विकसित करना बाकी है। ठीक है, तो आप एक अपनी लिस्ट बना सकते हैं हमेशा अपने आप को। मतलब ये आप ये जैसे चित्र है उसको देखिए, ये एक छोटा सा मतलब बच्चा है, और वो अपने आप को स्वयं का मूल्यांकन कैसे करता है कि मैं एक बड़ा शेर बनूंगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, आपका स्वयं मूल्यांकन। यदि आप सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एक शिक्षक को पहले अपने आप को मूल्यांकन करना आना चाहिए, तभी हम दूसरों का मूल्यांकन कर पाएंगे। यदि आप अपने आप को सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जी चिंता जी, एक दूसरे से बात करने में एक दूसरे को बात को समझाना। यदि आप ये सोच सकते हैं, कर सकते हैं कि यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, उस तो ही आप वहां पहुंच पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे। और यदि आप ये कर सकते हैं, तो आप ये बच्चों को सिखा सकते हैं। किसी भी चीज को सिखाने से पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा गुण होना चाहिए टीचर का, स्वयं मूल्यांकन करना। हम अपने आप को मूल्यांकन करें, अपनी क्षमताएं क्या है, अपनी कमजोरियां क्या है, अपनी कमजोरी को क्षमता में कैसे बदलें, ये हमको आना चाहिए। अपने में सुधार किस तरह से लाएं। यदि मुझे लगता है कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, तो मुझे उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा टाइम ज्यादा बिगड़ता है, मुझे टाइम कम पड़ता है, तो मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। तो अपनी कमजोरियों को कैसे सुधारना, उस पे काम करें। यदि आप खुद कर सकते हैं, तो आप ये चीज बच्चों को सिखा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है भावात्मक बुद्धि, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे मैंने भी आपको इसके पहले एग्जांपल दिया कि मैंने आज उस बच्चे को डांटा नहीं, मैंने उससे क्वेश्चन पूछे, उसके जवाब मिले, वो खुद रो दिया है बिना डांटे। तो इमोशनली आप, भावात्मक रूप से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे किसी से, आपको इसमें दो चीजें होती है। एक तो व्यक्ति की अपनी भावना है। मुझे गुस्सा आया था जब मैंने उसके पेपर को देखा, मुझे गुस्सा आया, पढ़ के मैंने उसको बंद कर दिया, 2 मिनट मैंने शांति रखी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने टीचर को भी बोला कि शांति रखिए, मैं जवाब देती हूँ क्या करना है। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने बच्चे से कहा। तो पहले तो अपने भाव जो आते हैं तुरंत, अचानक से को भी गुस्सा भी आ जाता है, हमको हंसी भी आ जाती है, सब कुछ होता है, हम बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। तो अपने भावों को कंट्रोल करना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा बाहर हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हमको गुस्सा आ जाता है। तो पहले अपने आप को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। मुझे याद है, मैं जब नई नई ज्वाइन हुई थी, तो केजी सेक्शन पढ़ाती थी, नर्सरी जूनियर केजी पढ़ा रही थी। तो एक दिन किसी बच्चे ने कुछ किया होगा, तो मैंने उस पर गुस्सा किया। दूसरे दिन उसकी मम्मी आई, प्रिंसिपल के ऑफिस में मुझे बुलाया गया, और उसकी मम्मी बोलती है कि देखिए, मैं भी पढ़ा सकती हूँ घर में, मैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए मैं बच्चे को नहीं पढ़ाती हूँ।
लेकिन स्कूल में टीचर है तो टीचर को ये करना चाहिए कि उनको अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। यदि वो मेरे बच्चे पे गुस्सा करेंगे तो मैं कल से स्कूल नहीं भेजूंगी। मैं एकदम शॉक थी, इनका बच्चा इस तरह से करेगा। मेरे प्रिंसिपल सर ने उनको समझा के भेजा, फिर उन्होंने मुझे शांति समझाया। मुझे बोलते, पिनाक्षी ये बात सही है, आपको ये सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि आपको यदि टीचर बनना है तो आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बोले बच्चा है और वो गलती एक बार नहीं 10 बार करेगा, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको उसको समझाना है। आपको अपने इमोशन कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, तो ही आप किसी को सिखा पाएंगे, वरना आप नहीं सिखा सकते। तो हमारी इमोशन कंट्रोल करना, बच्चों के इमोशन को कंट्रोल करना, यदि बच्चे इमोशन में बह रहे हैं, वो तो इमोशनल होते ही है, उनको कैसे सही रास्ते पे मोड़ना, उनको कैसे इस तरफ लाना। मस्ती के मूड में बच्चे 5 मिनट उनसे मस्ती कर ली, फिर कुछ बातें ऐसी कर दो पढ़ाई की, कुछ उनको ऐसा क्वेश्चन दे दो कि नहीं समझ आया, फिर उनको बोलो चलो अब मैं बताते हूँ कि कैसे करना है इसको। तो उसको उनको धीरे से भावात्मक रूप से उनको वापस पढ़ाई के ऊपर ले आना। तो ये कला आप में होनी चाहिए, आप उसको किस तरह से मोड़ते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप जब क्लास में जाते हैं, कई बार होता है कई टीचर गुस्से से देखते हैं, टीचर क्लास में आते हैं वैसे ही बच्चों को समझ में आ जाता है कि आज टीचर का मूड कैसा है। तो वहां आपको अपना कंट्रोल करना है। आप घर से कैसे भी गए हैं, आपकी क्लास में जाने से पहले किसी से आपकी टक्कर हो गई, कुछ हो गया, कुछ बात हो गई, उस सबको साइड में छोड़ के अपना जो मूड है फ्रेश करके क्लास में जाने से पहले एक चेहरे पे स्माइल के साथ और फिर क्लास में अंदर जाइए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि टीचर किसी और जगह का गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं। नहीं तो बच्चे बोलते हैं हाँ वहां से आए सुन के हम पे गुस्सा निकाल रहे हैं। ये सारे बच्चे जानते हैं कि प्रिंसिपल के रूम से निकल के आ रहे हैं, टीचर मूड खराब है तो आज पक्का हमारी तो मतलब पनिशमेंट है पक्की। तो ये बच्चों को समझ नहीं आना चाहिए, ये कंट्रोल आपका अपने ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, एक प्रॉब्लम आया, उसको सोचना है आपको कि कैसे उसका हल निकालना है, उसका सॉल्यूशन तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। कम समय में बहुत सारे कामों को एक साथ निपटाना और मतलब जो रिजल्ट है उस पे पहुंच जाना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, ऐसे हम सारे दिन में टीचर्स बहुत सारे चीजों को सामने आते हैं, बहुत सारी चीजों को इमीडिएट डिसीजन लेना होता है हमको, फटाफट ये वो और खत्म। तो ये क्वालिटी क्रिटिकल थिंकिंग की कि यदि हमने ये किया तो इसका परिणाम ये होगा, यदि ये नहीं किया तो परिणाम ये होगा। ये गहन सोच टीचर के पास होनी चाहिए कि मेरी जो भी एक्शन है उसका रिएक्शन क्या होगा। यदि आप ये सोच सकते हैं तो आप इमीडिएट डिसीजन ले पाएंगे। हमेशा इस तरह से सोचिए। क्लास में बहुत सारे बच्चे झगड़ते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, यदि आप एक को एक तरह से डांटते दूसरे को भी इसी तरह से डांटते हैं तो तीसरी बार बच्चा कि हाँ ये तो ऐसे ही करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने यदि इस तरह से बोला तो बच्चे क्या सीखेंगे। यदि एक को इस तरह से बोलिए कि दूसरा बच्चा हिम्मत ही ना करे, सो वो डिसीजन कैसे लेना है वो आपको सोचना है। गहन सोच हर चीज के पीछे रखनी होगी। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। आप कितने कमिटेड है, मतलब जो शिक्षक होता है, एक डॉक्टर और एक टीचर, वो लोग यदि एक टाइम भी चूक गए तो दूसरों की जिंदगी खराब हो सकती है। अब टीचर हम लोग ऐसा सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, नहीं, एक दिन भी एक टीचर यदि नहीं होता है, उस दिन यदि उस बच्चे का कुछ नुकसान हो गया तो उसकी जिंदगी में वो बहुत पीछे रह जाता है। तो एज अ टीचर हमको कमिटेड होना चाहिए कि हमको पढ़ाना है, ये हमारा काम है, हम समय पर जाए, समय पर पूरा करें। हम किसी चीज को कल के लिए नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि हम मतलब बच्चे का दिमाग है, कोई डब्बा नहीं है कि हम उसमें सारी इंफॉर्मेशन सारा ज्ञान भर देंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। नहीं, पढ़ना एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बच्चा रोज कुछ सीखता है। आप सोचो कि मैंने 2 दिन छुट्टी ले ली फिर दूसरे दिन जाके और 2 दिन का एक साथ पढ़ा देंगे हम, तो वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे के दिमाग के अंदर ऐसी चीजें घुसेगी नहीं। उसको सीखना है, वो रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है, रोज थोड़ा थोड़ा सीखेगा।
आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता होना चाहिए कि मुझे जब मेरा क्लास है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ाना है और मुझे इस तरह से अपना काम पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रचनात्मक सोच। अनिता जी स्लाइड नहीं चेंज हो रही है, नेक्स्ट पे चलेंगे, उसके बाद वाली। इसके बाद रचनात्मक सोच, कितना ज्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हैं एक ही चीज को लेकर, उसी तरीके से पढ़ाना या एक चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ाना। हर एक, मैं एक लेसन को कभी भी 2 क्लास में एक तरीके से नहीं पढ़ा सकती। मेरा हर बार कुछ नया निकलता है, हर बार क्योंकि जैसे सामने बच्चे होंगे वैसा मेरा रिस्पॉन्स होगा। जिस तरह से बच्चे होंगे, जो उनकी जरूरत होगी, उस तरह से मेरी पढ़ाने की रीत होगी। तो कितना आप रचनात्मक हो सकते हैं बच्चों के हिसाब से, क्या उनको चाहिए, आप उनको कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं मिलता आपको, जो चीजें मिलती सामने जैसे मिलती उसको लेकर आप एग्जाम्पल देकर पढ़ाइए। गिनती सिखाना है, कुछ नहीं मिला तो नीचे पत्थर मिले तो उनको पत्थर को रख के गिनवाइए। बच्चों की किताबें हाथ में, चौक हाथ में, पेंसिल हाथ में, जो आपके पास है उसको लेके गिनती करवाइए। मतलब आप कितने क्रिएटिव। बच्चे को सिर्फ हमारा टारगेट है कि उसको आज यदि गिनती सिखाना है तो वो कुछ भी चीज से गिनती सीख कर जाए। वो घर जाते जाते पेड़ भी गिनेगा, घर जाते हुए स्कूटर दिखेंगे वो गिनेगा, यदि आपने उसको गिनना सिखाया है। तो ये टारगेट होना चाहिए आपका। कितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं कि आप बच्चे पे असर डालें, जितना आप अलग अलग चीजें उपयोग में ला सकते हैं उसको करिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर का ज्ञान। सॉरी मेरा थोड़ा सा ज्यादा चला, मुझे आप सबको भी सुनना है। मेरे 3-4 पॉइंट है, मैं फिनिश करूंगी। कंप्यूटर का ज्ञान, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टाइम चेंज हो रहा है, टीचर को इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ काम कंप्यूटर पे होता है। बहुत सारी जानकारी आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे होती है। आपको मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, जितना चीजें बच्चे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं इंस्टाग्राम और ये उपयोग नहीं करती थी, लेकिन फिर मुझे उस पे अकाउंट खोलना पड़ा। क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि बच्चे उसको उपयोग करते हैं, बच्चे उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं। मैंने देखा, मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो भी उसमें बहुत सारी चीजें देखते, कुछ अच्छी चीजें थी उसमें, कुछ वीडियो अच्छे मिले, तो सिर्फ उसके लिए मैं उसके लिए टाइम नहीं बिगाड़ती हूँ। मैं दिन में आधा घंटा घंटा लेके नहीं बैठती हूँ। बट यदि किसी ने भेजा है कुछ अच्छा है तो उसको उस वीडियो में, उस ऐप में खोल के देखना, इतना मेरा काम है। उसके अलावा उसका उपयोग नहीं होता है मेरा। तो आपको भी समय के साथ जितना नया कुछ चल रहा है उसके साथ अपडेट हो रहना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। उसकी बुराइयां हमको नहीं लेनी है, लेकिन उसके उपयोग जितने भी पॉसिबल है उसको सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्षमता। सॉरी, समय प्रबंधन, सॉरी मेरी गलती हुई। टाइम मैनेजमेंट। आपके पास एक बच्चे का, यदि आपका साल शुरू जून से होता है और मार्च में एग्जाम से खत्म होता है, तो आपके पास वो 10 महीने हैं। उस 10 महीने के अंदर वो जो आपको एक किताब दी है कोर्स की, उसके कंसेप्ट, मतलब उसमें जितनी चीजें लिखी है, उस बच्चे को उन चीजों का उपयोग अपनी जिंदगी में करना आए, इतना सिखाने का काम आपका है। साल का कैलेंडर बनता है, 365 दिन होते हैं, हमारा बनता है 272 या 200 कुछ दिनों का कैलेंडर बनता है। छुट्टियां वगैरह कट जाती है, उसके बाद अपने पीरियड, हमारे संडे वनडे कट जाते हैं। हमारे हाथ में पीरियड कितना आते हैं, और मतलब टाइम हमारे पास कितना लिमिटेड होता है, और किताब और ज्ञान कितना ज्यादा है, उसको उसमें समाना, कैसे मैनेज करना है, जितनी जरूरत, जो काम खत्म करना। क्योंकि जैसे साल खत्म होगा, मार्च आ गया, बच्चा अगली क्लास में चला जाएगा। यदि आपका एक चैप्टर रह गया है, एक कंसेप्ट रह गई है, तो अगले साल उसके आगे की जो कंसेप्ट है उसमें बच्चा पीछे रहेगा, तो वहां आप पीछे रह जाएंगे। ये आपका काम है कि वहां बच्चा पीछे ना रहे, उसकी जितनी कंसेप्ट कंप्लीट होनी थी वो उसकी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ये टाइम कैसे, उस इतने समय में आप कैसे पूरा करेंगे, वो टाइम मैनेजमेंट काम आपका है। उसके बाद है सांस्कृतिक क्षमता, कल्चरल कॉम्पिटेंसी। इसमें ये होता है, हर एक बच्चा अलग अलग संस्कृति से आता है। मतलब आप जहाँ रहते हैं, शायद आपके परिवार और आपके घर की संस्कृति अलग होगी। जो बच्चे आ रहे हैं, जिस समाज से आ रहे हैं,
उनके शायद कुछ अलग होंगे, तो उनकी संस्कृति चालू रहे, आपकी जो संस्कृति आप उसको सिखाए और हम दोनों की संस्कृति मिलके उसका बच्चा अच्छी बातें ही ले, ये देखना एक शिक्षक का काम है, ये हमारी ड्यूटी में आता है। ठीक है, उनका अपनी संस्कृति के प्रति आदर, हमारे देश की संस्कृति के प्रति आदर, दूसरों की संस्कृति को भी आदर देना है, हमको किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन हमारा यदि सही है तो सामने वाला भी गलत नहीं है, उसकी संस्कृति भी गलत नहीं है। तो ये सिखाना अभी आगे जब हम करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों को संस्कृति क्या होती है, उसका सम्मान करना क्या होता है, वो सिखाना काम शिक्षक का है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल, सही जगह पे सही शब्दों का चुनाव। जब आप बता रहे हैं तो कहाँ पे कौन सा शब्द उपयोग में लाना है आपको, आपकी इफेक्टिव राइटिंग तभी होगी जब आप ये कर पाएंगे। तो आप जब भी लिख रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट दे रहे हैं, कोई भी बात लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप बच्चों की किताब में कोई नोट लिख रहे हैं, तो आप कभी भी किसी भी गलत शब्द का उपयोग गलती से भी ना करें, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे आप सबने शायद सुना होगा, आइंस्टाइन मतलब आज पूरी दुनिया उनको साइंस के वो मानती है, लेकिन उनके जो साइंस टीचर थे उन्होंने लिखा था कि इज वेरी पुअर इन साइंस। आज दुनिया उस शिक्षक पे हंसती है कि उनके साइंस टीचर ने ऐसा लिखा था, क्योंकि वो अपने बच्चे की काबिलियत नहीं समझ पाए उस वक्त। तो कहीं भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए शिक्षक के रूप में, ये हमको देखना है। और मेरा सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता, किसको हमको प्राथमिकता देनी है, कब कौन सा काम किस समय पे करना है, कौन सी चीज पहले करना है, कौन सी चीज बाद में करना है। जैसे मैंने बताया हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, 10 महीने के अंदर कोर्स खत्म करना है, लेकिन बच्चों के लिए क्या जरूरी है, कब, तो ये हमको देखना है। तो प्राथमिकताएं हमको अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी एज अ पर्सन भी, कि हम आज मुझे छुट्टी लेने का मूड है, घर में कुछ काम है, लेकिन स्कूल में आज मुझे मेरे 2 पीरियड है, तो मैं अपनी प्राथमिकता की भाई मुझे बच्चों को भी, तो मैं हाफ डे एडजस्ट करके पहले आज बच्चों को पढ़ा के आ जाओ, फिर मैं अपना काम भी देख लूंगी। तो हमको अपनी प्राथमिकताएं भी डिसाइड करना आना चाहिए कि मुझे कब कहाँ पे कैसे काम करना है। मैं सिर्फ अपने पर्सनल काम को ध्यान दे दूं और बच्चों का नुकसान, वो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मैनेजमेंट। क्लास के अंदर बहुत सारी तरह के बच्चे होते हैं, आप 2 पिक्चर देख रहे हैं, एक जो हमारा एक सिंपल पिक्चर होता है कि सब बच्चे ऐसे बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं। क्लास टीचर के, जो भी टीचर जाता है सब्जेक्ट टीचर, उसके पास इतना एबिलिटी होना चाहिए कि जैसे वो चाहे क्लास वैसे बिहेव करे। आप अभी गिजू भाई को जैसे पढ़ रहे हैं, आप उनको यदि पूरी उनका वीडियो कंप्लीट करेंगे तो आप जान पाएंगे कि किस तरह से हम उनको समझ के अपनी तरह से उनको मोड़ सकते हैं। पहले उनको समझना है, उनके हिसाब से उनके साथ खेल के, और फिर उनको सिखाना है कि हम क्या सिखाना चाहते हैं। और लास्ट है लगातार सीखते रहना। आज की तारीख में भी मैं हर रोज हर किसी बच्चे से कहीं ना कोई नई चीज जरूर सीखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों ने जो नया किया है कुछ तो मुझे पता चले। लगातार सीखते रहना, एक टीचर को, शिक्षक को अपने सीखने का काम कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक सारी जिंदगी के लिए विद्यार्थी होता है। जब आप सिखाते हैं तभी आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, अभी मैं इसी उम्मीद के साथ मैं भी आज आप लोगों से कुछ सीखूंगी। प्लीज अनीता जी, मैं चाहूंगी आप एक एक करके सबको बुलाइए। टाइम थोड़ा सा कम है आप, लेकिन प्लीज मैं आप चाहूंगी कि आप सब लोग अपने विचार कम शब्दों में ही सही लेकिन जरूर रखें। चलिए किरण कुमारी जी, आपसे शुरू अनीता, करते हैं। अच्छा ओके। ठीक, जी किरण जी। जय जिनेन्द्र मैम।
जय जिनेंद्र। क्या बता? आपको कैसा लगा? आपने क्या नया सीखा आज? आज हम बच्चों को पढ़ाने की मतलब कि शैली सीखे हैं और अपनी क्षमता के बारे में सीखे हैं और क्या कहना है ये भी सीखे हैं। ठीक है, धन्यवाद किरण जी। जी नेक्स्ट। अनीता हेम्ब्रोम जी सॉरी। ये फोन आ रहा है ले जाओ। अनीता हेम्ब्रोम जी आप सुन सकते? हाँ जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। बताइए आपको क्या आज सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा? चालू के दे रहा हूँ बात करना गिनती सिखाने आज क्या एक शिक्षक के गुण क्या होते हैं? आपको क्या लगता है आप में कौन से गुण, क्या नए गुण सीखे आज? ठीक है, आप अपना जवाब तैयार करिए, तब तक हम पंकज जी से पूछते हैं। पंकज टुडू। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। यस मैम, इसमें मैं सीखा जो मतलब संस्कृत की क्षमता और टाइम की प्रबंधन, जी जो मतलब संस्कृत की क्षमता को मतलब अपना संस्कृति गतिविधि जी के मतलब माध्यम से सीखना चाहिए। जी। और एक शिक्षक के बहुत सारे गुण बताए मैंने, आप में कौन कौन से गुण है, आपको क्या लगता है? तो बच्चों को मतलब सिखाना है, मतलब लगातार प्रयास करना, जी वो बच्चों से मतलब प्यार से बात करने का जी तरीका। जी। ठीक है, धन्यवाद पंकज जी। सुनीता कुमारी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज हमने सीखा बच्चों को किस तरह पढ़ाना चाहिए, किस तरह बच्चा जल्दी सीखते हैं, खेल कूद के माध्यम से उसे पढ़ाना चाहिए जी और बच्चों से अच्छा से बात करना चाहिए, जी उसको डराना नहीं चाहिए। जी, हम्म, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद सुनीता जी। ललिता देवी। मैम आवाज। मैम हमने सीखा कि बच्चे के गुस्सा कैसे संभाला जाए और अपना गुस्सा बाहर रख के और बच्चों के पास अच्छा व्यवहार किया जाए। बहुत और अच्छा। जो बच्चा ज्यादा जिसे पढ़ा रहे हैं नहीं समझ रहा उसको अच्छा से समझाया जाए। जी सीखे मैम। और जैसे आस पड़ोस के व्यवहार से बच्चा कुछ सीखता है, गाली गलौज, तो उसको भी कैसे जाना जाए कि बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ जी कहाँ से। इस सब सीखे पे कि आस पड़ोस अगर अच्छा रहे तो बच्चा भी अच्छा रहेगा और पड़ोसी जैसा वैसा भी बच्चा भी सीखेगा। अगर पड़ोसी कुछ भी। और बहुत क्या। बढ़िया ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना कुमारी जी।
पारस विद्या योजना के सभी शिक्षक पहले बोल दे, जिससे दूसरे लोगों को पता चले कि कैसे बोलते हैं। आप सब पहले बोल दीजिए, पारस विद्या योजना के पहले ग्रुप के टीचर्स, तो सब आपको देख के सीखेंगे कि किस तरह से स्पीच देते जय हैं। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हमें आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा मैम, जिसमें हमें बच्चों को किस तरह से अपना जब हमें शिक्षक बनना है तो अपने आप में कंट्रोल होना चाहिए। बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो गलत शब्द का उपयोग नहीं करें। हर शिक्षक में अपना अलग अलग गुण होना चाहिए। जी, अपना अलग अंदाज होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। महेश मुंडा, बच्चों को रोज नई तरह की बात सिखानी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया अर्चना जी, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र भाई जी। आज का वेबिनार तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, और पिछले भी हम बहुत सारे वेबिनार हुआ है, उनका भी हम अभी तक इस्तेमाल करते भी हैं स्कूल में कभी कभी। तो बच्चे हम देखते हैं, हम तो 4-5 क्लास में पढ़ाते हैं, उसमें से देखते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमजोर हैं। तो क्या करते हैं, उनके लिए अलग टास्क, जैसे आपने बताए हैं सेम वैसे ही करते हैं। उन लोग के लिए क्या करते हैं, देखते हैं बच्चे बैठे हैं, क्या नहीं जानते हैं, बता मुझे ये नहीं पता वो नहीं पता, तो उनसे अलग कॉपी मंगवा के उनको लिख के देते हैं और बोलते हैं आप होमवर्क कीजिए। और जो तेज तरार बच्चे हैं बोलते सर हो गया हो गया, तो क्या करते हैं उनका और थोड़ा हार्ड देते ताकि उनके पास और टाइम लगे और वो दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करे। और कभी कभार क्या करते हैं कि जैसे खेल के लास्ट टाइम में खेल का घंटी होता है, तो कुछ बच्चे को हम नहीं खेलने के लिए छुट्टी देते हैं और उन लोगों को क्या है अलग से मतलब 10 मिनट 20 मिनट के लिए पढ़ाते हैं। तो उसमें से 2-4 और बच्चे आ जाते हैं कि सर मुझे भी पढ़ा दीजिए, मुझे भी नहीं कुछ समझ में आता है, मुझे भी पढ़ा दीजिए। ऐसे करके उनके ऊपर भी ललक होती है। अभी हाल ही फिलहाल ऐसे 2 दिन छुट्टी के लिए हम बच्चों लोग को बोल रहे थे कि रे 2 दिन हम नहीं रहेंगे, तो बच्चे लोग बोल रहे हैं सर 2 दिन नहीं रहिएगा तो हम लोग को आप होमवर्क दे दीजिए, हम होमवर्क पूरा कर लेंगे। क्या बात है। तो क्या है मतलब कुछ कुछ बच्चे अपने से आते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। और खासकर जो बच्चे नहीं जानते हैं हम उनको एकदम पूरा हंस के भी बोलते हैं कि जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, नहीं जानते हो तो आराम से पूछो, हम कुछ नहीं करेंगे और मारेंगे भी नहीं, और बहुत कम भी मारते हैं और डराते भी हैं। कोई कोई बच्चे भी बोलते हैं कि सर आप मारते नहीं, इसलिए बच्चे लोग शरारती करते हैं। तो उनको समझाते हैं कि बच्चे हैं तो शरारती तो करेंगे ही, तो बच्चे शरारती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, बड़े जब होशियार हो जाएंगे तो खुद नहीं करेंगे। वैसे बोल के मतलब करते हैं तो बोलते हैं कि सर आप कितने अच्छे हैं, कोई मास्टर दूसरा रहता है बहुत मतलब हमेशा डांट फटकार करते रहता है। तो क्या है शुरू से देखिए पापा भी हमें सिखाया था कि किसी से भी अगर बात करना है तो मतलब हंस हंस के बात करो, गुस्सा से बात तो मतलब बनता नहीं है, बिगड़ ही जाता है। तो क्या है इसी तरह से पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, और आपसे भी आज 2-4 बातें सीखे, उसका भी यूज करेंगे। धन्यवाद महेश जी। मैम सरिता जी, सरिता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मैम सरिता 2-3 है, इसलिए सरिता जी पार्टिकुलरली बोलिए किस। पार्स विद्या योजना 1 में जो जुड़ी हैं सरिता देवी। जी। सावित्री, सावित्री जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जय जिनेन्द्र मैम। जय जय जिनेन्द्र। मैम आज आज का वेबिनार हमको बहुत ही अच्छा लगा। पहले भी सीख चुके हैं, जो भी अब आप बताए हैं अब भी सीख रहे हैं। जो एक शिक्षक के अंदर जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए। शिक्षक सबसे पहले वो तो निडर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए जी। और बच्चों से अच्छे तरह से बात करना चाहिए समझाकर। और जो बच्चा नहीं समझ रहा है उसको एक बार नहीं समझा तो दूसरा बार समझाएंगे, दूसरा बार नहीं समझा तो तीसरा बार समझाएंगे, और इस तरह करके उसको जानकारी पहुंचाना है। जी
और रचनात्मक सोच भी रखना है। जी। प्रभावी लेखन क्षमता सीखे, सही शब्द का प्रयोग सही जगह पर करना चाहिए। जी। सीखने की काम को लगातार चलाते रहना चाहिए। जी। बहुत 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 बढ़िया, थैंक यू धन्यवाद। मैम। जी अनिता जी, विनय नेक्स्ट। विनय जी, विनय जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र विनय जी। सबसे पहले तो बहुत ही आज अच्छा लगा कि फिर से मीनाक्षी मैम का क्लास ज्वाइन करने का मौका मिला। मैम थोड़ा कॉल करने के चक्कर में हम जो है कुछ लोग जैसे लेट से जुड़ रहे थे, वीडियो ऑफ था, उनको कॉल करने के चक्कर में हम वेबिनार लेट से जुड़े। कोई बात नहीं। मैम हमने आज सीखा कि सबसे पहले किसी भी शिक्षक को अनुशासन, उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए। अगर आप अनुशासित रहेंगे तभी आपके स्कूल के बच्चे अनुशासित रहेंगे, और खुद अगर आप में अनुशासन नहीं है तो बच्चे अनुशासन का पालन कैसे करेंगे। सही है। दूसरी बात है, एक शिक्षक को हमेशा लर्नर होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए, तभी आप किसी बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं सिखा सकते। जी। और शिक्षक में और भी बहुत ऐसे गुण हैं जो होने चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि शिक्षक में एक कह सकते हैं कि ये शिक्षक मतलब क्रोध हो, मन में गुस्सा उनका नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए उनके अंदर, जी। जो भी बात निकले बच्चों के प्रति उनका स्नेह होना चाहिए। जी। जिस बच्चे को अगर हम सिखा रहे हैं एक बार दो बार फिर भी वो नहीं सीख रहा है, उसको हम दूसरे तरीका अपनाना चाहिए उसको बताने के लिए। और जो बच्चे अगर मान ली किसी चीज के बारे में हम बता रहे हैं, अगर संभव हो तो उनका टीएलएम अगर है तो टीएलएम, नहीं तो आसपास के जो संसाधन है उससे उनको जोड़ना चाहिए। जी। जैसे अब मान के चलिए हम कि किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि पेड़ के कितने भाग होते हैं या कौन कौन से अंग होते हैं, पेड़ में से क्या कैसे फूल लगता है, फूल से कैसे फल बनता है, क्या होता है, उसका पानी कैसे जाता है। अगर संभव हो तो सामने किसी पेड़ के पास ले जा करके बच्चों को इस तरीके से सही है। बताने से क्या होगा, बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। जी। और बाकी में समय भी कम है थोड़ा सा, इसलिए हाँ जी। थैंक यू मैम। पंकज जी, आवाज आ रही है हमारी आपको? पंकज जी का हो गया मैम। पंकज जी से हो गई बात। हो गया? हाँ जी। पूजा, पूजा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें मतलब शिक्षक के अंदर में बहुत सारे गुण होते हैं, इसमें से सांस्कृतिक क्षमता, नृत्य कला, हमें बच्चों को प्रेम भाव के साथ पढ़ाना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको कमजोर बच्चों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, उनके अंदर की भाव को समझना चाहिए। हो सके तो जो नहीं समझ रहे उनको किसी संसाधन के मदद से उनको समझाया जा सकते हैं, उनको खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। इसी तरह मतलब बच्चों को, जो बच्चे कमजोर होते हैं हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि जो तेज है सिर्फ उसको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी को परेशान कर रहा है तो हमें उस बच्चे को थोड़ा हार्ड टास्क देना चाहिए ताकि वो उसमें बिजी रह सके और दूसरे को परेशान ना कर सके। इसी तरह यही सब गुण होना चाहिए एक शिक्षक में। बहुत बढ़िया पूजा जी। निशा, निशा जी, निशा आवाज आ रही है हमारी? जय जिनेन्द्र सर। मैम सॉरी सर। जय जिनेन्द्र। आज वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा हमें।
और हमने आज सीखा शिक्षक के बारे में। जो शिक्षक में मतलब गुण हो, बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए उससे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, प्यार से उसे डांट फटकार नहीं करनी चाहिए, और हमें जो सीखते हैं हमें वो हमें लगातार करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, और अपने में भी सुधार लानी चाहिए। जी धन्यवाद निशा जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बेबी कुमारी, आवाज आ रही है हमारी? बेबी कुमारी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, आप सभी को। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार में हम सीखे कि टीचर के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। एक टीचर के अंदर सबसे पहले अनुशासन रहना चाहिए। उसके बाद बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की क्षमता रहनी चाहिए, और बच्चा को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए, वो हमें समझ रखनी चाहिए। तभी हम बच्चे को भी समझा सकते हैं और बच्चों को बात भी समझ सकते हैं। या सही है बेबी जी, बहुत बढ़िया। दीपक कुमार अग्रवाल, आवाज आ रही है हमारी आपको? जय जिनेन्द्र। मैम जैसे बच्चों का ध्यान अपने और आकर्षित करने के लिए हम अपने स्कूल में जो करते हैं मैम, उस पर हम जरा सा बोलना चाहते हैं। जी। जैसे हम बच्चों को जब क्लास अस्त व्यस्त हो या मॉर्निंग असेंबली हो या फिर एमडीएम का टाइम हो जिसमें बच्चा हल्ला ज्यादा करता है, तो हम उन लोगों को बच्चे के सामने से केवल बोलते हैं हाय, तो बच्चे सब रिप्लाई करते हैं हेलो, और उस तरह से पूरा क्लास फिर मैनेज हो जाता है। हाय हम बोलते हैं, बच्चा सब समझ जाता है कि हम लोग को एक्टिव हो जाना है, हेलो कह के वो अपना जो काम है उसमें तैयार हो जाता है। ये हमारा अपना फार्मूला अपना स्कूल में हम लागू करते हैं। जी। और जैसे है लगभग सब बातें तो आ गया, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी है जैसे शिक्षक जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। शिक्षक को भी चाहिए कि जो गुड हैबिट है, जैसे मान लीजिए भोजन के पहले हाथ साबुन से हाथ धोना, टॉयलेट के बाद साबुन से हाथ धोना, ये सब बच्चा देख के ही केवल सीख जाता है। जी। ये सब हैबिट जो है बच्चों को शिक्षक को स्कूल में लागू करना चाहिए। अगर आप टॉयलेट के बाद जाते हैं साबुन से हाथ धोइए, या फिर खाना खाने के पहले आप साबुन से हाथ धोइए, सब देख के सीख जाता है। उसके बाद जैसे टीचर जो होते हैं सलीके से विद्यालय आना चाहिए, उसको कपड़ा उसका वेल मेंटेन हो, चेहरा अगर जेंट्स टीचर है तो शेव वगैरह किया होना चाहिए, बाल अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। ये सब गुण भी टीचर में होना जरूरी है। कहा जाता है स्मार्ट टीचर होना चाहिए। जब आपको बच्चा रिप्लाई करे सर आज स्मार्ट लग रहे हैं या आज क्यूट दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए आप पर ध्यान आकर्षित हो गया बच्चे का। जी। माने बच्चा आपको बोलना चाहिए सर आज स्मार्ट लग रहे हैं। ये सब गुण भी शिक्षक में होना चाहिए। इसके अलावा और तो जो आपने बताया वो तो लगभग सब आज बहुत अच्छी चीज बताएं कि शिक्षक में क्या क्या गुण होना चाहिए। जी। इतना ही बोलकर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद दीपक जी। पिंकी कुमारी, आवाज आ रही है पिंकी कुमारी? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। तो पहले भी बहुत सारे किए, आपसे पहले बाकी जने जिनका ऑडियो ऑन है अनम्यूट कर लें सबसे पहले। आपको आवाज आ रहा है इसमें? जी पिंकी जी। ने सीखा था कि कैसे हम लोग को सिखाना है, करके सिखाना है, वो वाला हम इतना अच्छे से बच्चे को भी सिखाए हैं। और अभी भी देते हैं ना, तो बच्चा उसी तरह तुरंत उंगली निकालता है, तुरंत गिन के जोड़ देता है। तो इससे हमें लगा कि अच्छा है। और फिर ये भी पहले हम 2 पढ़ाते थे, अब थोड़ा 1 में जाते हैं तो 2 का
से थोड़ा दोस्ती हो गया था ज्यादा, और अभी 1 में है। तो कुछ बच्चों तो कुछ बच्चा है कि ऐसा भी है कि कुछ नहीं बोलता, उसको हम क्या कहते हैं, लंच के तो उसको हर रोज मतलब इस तरह थोड़ा करके हमसे थोड़ा बात करने, अभी सब बच्चा भी मेरे से बहुत अच्छा घुल मिल गया है, तो अच्छा लगता है। अच्छी बात है मिंकू कुमारी जी, बढ़िया। थैंक यू मैम। और कोई है जिसने बोला नहीं है और बोलना चाहता है? हाँ, बहुत सारे लोग बाकी हैं अभी। धनंजय कुमार जी। हम बाकी हैं। हाँ जी, कहिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आपसे 2 महीने बाद मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप वैसे भी हम कनेक्ट कर ही रहे थे, बट कनेक्ट ही नहीं हुआ, आधा क्लास कर पाए। जितना भी हुआ वो बता रहे हैं। कोई बात नहीं। जैसे आप बच्चों को कैसे पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए मैम, वो आप अच्छे से बताएं कि टीचर को वो पढ़ाना चाहिए जैसे बच्चे समझे, और बच्चों को भी समझ आए और टीचर भी समझ जाए, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल में मैम, जैसे जो हम बच्चों को पढ़ाएं वो बच्चे उतना तक जाए जितना हम जो बताना चाहें वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि हम वही बच्चों को बता रहे हैं। और मैम आपने ये भी सांस्कृतिक जो मतलब दूसरे कास्ट, जैसे एक होता है ना कि वो दूसरे ये से है, तो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। और भावनात्मक बुद्धि में जैसे इमोशनल दोनों का रहना चाहिए। मतलब टीचर का तो थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से सामने से बताए और धीरे धीरे करके बताए, ताकि वो गुस्सा ना हो और समझदारी से वो समझ जाए। बहुत बढ़िया। और ये आप प्राथमिक सबसे पहला हम लोग पहला ही प्रथम काम करना जो जरूरी है वो काम कर लेना चाहिए। और मैम और जैसे एक और भी बताए थे, बहुत सारा बताए, जो क्रिटिकल थिंकिंग हमको अच्छी मतलब अच्छी तरह से गहन सोच कैसे रखें। हाँ, अच्छी तरह से सोच कैसे रखें, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, सॉल्यूशन भी होना चाहिए, वैसे हमको करना चाहिए। और रचनात्मक सोच भी हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए और समझाना चाहिए बच्चों को मैम। बहुत बढ़िया। और साल में मैम हम लोग का तो कोर्स पूरा होता नहीं है, कोई भी बच्चा को तो जो इम्पोर्टेंट हो कम से कम वो बताया जाए बच्चों को, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत बढ़िया। नरेश कुमार महतो। नरेश कुमार महतो, आपको हमारी आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी, आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा नरेश जी आज? आज के वेबिनार बहुत अच्छा लगा मैम। एक शिक्षक सबसे पहले उसको अनुशासन में रहना चाहिए जी। अनुशासन में रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, तभी बच्चे को अनुशासन के प्रति शिक्षा दे पाएंगे। जी। इसके बाद अगर खेल कमजोर बच्चा को अलग से पढ़ाना चाहिए शिक्षक को। तेज तो तेज रहबे करते हैं, कमजोर बच्चा को विशेष ध्यान देना चाहिए। जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद नरेश जी। निशा कुमारी। निशा कुमारी। निशा हो गया है। हेलो, हो गया। मेरा हो गया है। कुमारी।
उषा कुमारी, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र जी, बताइए। आज का वेबिनार में यह सीखा कि टीचर को कैसे तैयार रहना चाहिए, कोई भी बच्चा को पढ़ाने के लिए क्या कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। टीचर को सबसे पहले तैयार रहना चाहिए और बच्चे को क्लास में कैसे किस तरह से बच्चे रह रहे हैं, कैसे किताब पकड़ रहे हैं, कैसे पेंसिल पकड़ रहे हैं, उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। और अपनी बात को किस तरह बताएं जो बच्चा समझ जाए और अच्छी तरह से समझ जाए। टीचर को अपने तरीके परिस्थिति में ढालना चाहिए समय समय पर, और टाइम से कोई भी काम टाइम से करना चाहिए। बच्चों को भी टाइम सिखाना चाहिए, कौन सा वर्ड बोलना है, मतलब कौन सा गलत कोई ऐसी नहीं सिखाना चाहिए। सब हर चीज थोड़ा उसको ऐसा सिखाओ कि सही सीखे। और जब भी घुसे क्लास में तो स्माइल दे के घुसिए, ताकि बच्चे खुश रहे, वो भी दे। और कोई भी मतलब रोल मॉडल होना चाहिए एक टीचर को, ऐसा हर चीज का गुण रखना चाहिए अपने आप में कि बच्चे को अच्छा से समझा सके। जी थैंक यू जी, बहुत बढ़िया उषा जी। अनीता जी, हम एक काम करते हैं, जो लोग बाकी हैं वो अपने हैंड रेज कर दें ताकि हमको पता चल जाए, ताकि उनसे हम पूछ लें लाइन से। प्लीज आप लोग हैंड रेज कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा कौन कौन बाकी है। आई थिंक बालेश्वर जी आप बाकी हैं, धनंजय जी बाकी हैं। जय जिनेंद्र मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? फिर आगे जो करेगा वो खुद आगे ऊपर करेगा। बालेश्वर जी, मैं तो आप बोलिए। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, आज का वेबिनार से हमने यह सीखा कि शिक्षक को नेतृत्व करने की क्षमता रखना चाहिए। बच्चों में सीखने की ललक बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चों को अपनी शारीरिक भाषा से इसको अवगत कराना चाहिए कि बच्चे सीख सकते हैं। उनको सिखाने के लिए हमें अनुशासन में रहकर ही सिखाना होगा। जी बच्चों को समय के प्रति हमें ढालना होगा कि हमें कौन सा काम पहले करना है, उसके अनुसार समय को देखते हुए काम करना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद बालेश्वर जी। आशा कुमारी जी हैंड रेज है। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज हमने सीखा कि बच्चों को किस प्रकार से हमें शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। बच्चे जब शरारती करे तो उसे प्रेम भाव से उसे सिखाना चाहिए। और कुछ सारे बच्चे होते हैं जो कि एक जैसे नहीं होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। जी और उसे अच्छे से समझाना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। अपने बात को अच्छे से उसे समझाएं ताकि उसे समझ में भी आ जाए। जी मनोरंजन के द्वारा बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, उसे बहुत जल्दी समझ में आएगा। जी और समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना जल्दी कितना समय देना चाहिए बच्चों में कि जल्दी समझ में आ जाए उसे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आशा जी। हेलो, और कौन बाकी है प्लीज बताएंगे आप? संगीता कुमारी जी, कहिए संगीता कुमारी, बोलिए। जितेंद्र मैम।
जय जिनेंद्र। आज के वेबिनार हम बहुत कुछ सीखे। पहले तो शिक्षक को अनुशासन में रहना चाहिए, तभी हम बच्चे को अनुशासन में रख सकते हैं। और पहले हमें स्कूल में जाने से पहले बच्चों को साफ सफाई के बारे में ध्यान देना चाहिए और हमें उससे अच्छे से प्यार से बात करनी चाहिए। हमें उसके और हमें उसे और हमें उसे अच्छे से पढ़ानी चाहिए। हमें हमें जो बच्चे कलम या पेंसिल नहीं पकड़ने जानते उसे पकड़ के सिखलाना चाहिए। और उससे हमें खेल कूद के माध्यम से भी पढ़ाना चाहिए। जी मैम, और हमें उसे समय के बारे में बताना चाहिए। समय के पालन, कैसे समय पे खाना चाहिए, कैसे स्कूल जाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद संगीता जी। अनिता जी आप म्यूट है। जी सूरज रॉय जी, सूरज जी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार हमें बहुत अच्छा ही लगा मैम, और हम लोग शिक्षक के बारे में सीखे से कि किस तरह बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण रहना चाहिए। मैम शिक्षक के अंदर सबसे पहले सर मैम अनुशासन रहना चाहिए, तभी आप बच्चों को अनुशासन में रख सकते हैं। और शिक्षक को बच्चों को सिखाने के लिए और मैम अगर बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसे बच्चों से प्यार से अलग अलग तरीका से समझाना चाहिए जिससे वो समझ सके। और अगर खेल के माध्यम से या कुछ भी माध्यम से हो तो उसे और अच्छा समझा सके। और मैम कमजोर बच्चों को एक अलग से क्लास लेनी चाहिए जिससे वो समझ सके। जैसे वहाँ कमजोर बच्चे सिर्फ रखा जाए और सब बोर्ड में आके बच्चों को बुलाया जाए और पूछा जाए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, खुल के बोलने सीखो। अगर डर लगता है तो हमको बोलो, तो प्यार से बच्चों से बात करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ताकि बच्चे डरे नहीं। अगर बच्चे डर जाएं तो कोई चीज मन में सवाल है तो मन में ही रह जाता है। सही है। बच्चे डर के कारण नहीं पूछ पाते हैं। जी सूरज जी। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया सूरज जी, धन्यवाद। सावित्री कुमारी, सावित्री जी हमारी आवाज आ रही है आपको? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम हम यह सीखे आज कि पहले बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर गुस्सा भी है तो उसे प्यार से बात करना चाहिए। और बच्चा अगर एक तरीका से नहीं समझ पा रहा है तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। जी। और फिर खेल माध्यम से सिखा सकते हैं, जैसे गुल्ली के माध्यम से या गिट्टी के माध्यम से गिनती सिखा सकते हैं। जी। और अगर कमजोर बच्चा है तो सभी बच्चों को मतलब साथ में लेके चलना चाहिए। जैसे तेज बच्चा है तो उसको नहीं देखना चाहिए, कमजोर बच्चा है और तेज बच्चे को साथ में मिलाकर चलना चाहिए। जी जी बहुत बढ़िया यही हम सावित्री जी, सीखे। थैंक यू धन्यवाद। मैम। नामकरण कर दो। मालती जी हो गया?
अब कोई है जो बोलना चाहता है? जी मैम। जय श्री मैम। आदेश में कहिए। मैम जी कहिए। आज के वेबिनार में हमने ये सीखा है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, किस तरह सिखाना है, किस तरह प्यार से उसको समझाना है, गुस्सा नहीं करना है। जो नहीं जानता है उसके बारे में बच्चों को पूछना है कि आप क्या नहीं जानते हो, उसको सिखाना है उस चीज के बारे में। और बच्चे किसी चीज के लिए झगड़ा भी करते हैं तो उसको समझाना है कि क्लास में आपके इस तरह झगड़ा नहीं करना है, और जिस तरह माँ बाप का बात करते हैं उस तरह ये ताकि बच्चा एक दूसरे से नेट इश्यू लग रहा है थोड़ा सा, आवाज कट रही है। अच्छा जी। मैम नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होता है इधर, इसके कारण। हाँ जी, ऐसा लग रहा है। बच्चों को इस तरह का शिक्षा देना है, और मतलब गुस्सा तो एक जरा सा भी नहीं करना, बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार से बात करना है ताकि बच्चा अपनी क्लास में भी अच्छा बात कर सकता है, बच्चे के साथ अपने घर में भी अच्छा से बात कर सकता है। इस तरह का हम लोग को व्यवहार रखना है, इस्तेमाल करते हुए पढ़ाना है, सिखाना है, खेल कूद के माध्यम से भी सिखाना है, और क्षमता भी अपने आप पे रखना है। गुस्सा आता भी है तो गुस्सा नहीं करना चाहिए बच्चों के प्रति। खाली करके रखो तो डूब जाएगा। जी नहीं बहुत बढ़िया आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? आ रही। जी कहिए। सबसे पहले सभी को हमारे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई सबको। तो भी हम तो बहुत लेट से जुड़ पाए, खेद प्रकट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले बच्चों को छोटे छोटे शब्दों में और अपने उसके घरेलू जो घर में वो बातचीत करता हो उसके माध्यम से उसको बताया जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि घर का भाषा उनकी अलग होती है और विद्यालय की भाषा हमारी हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है। अनेक भाषाओं से बहुत शिक्षक है सिर्फ हिंदी यूज करते, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चा हमारा जैसे हमारा झारखंड में खोटा ज्यादा चलता है तो कुछ हिंदी के साथ साथ खोटा जोड़ दें। बहुत सारे आदिवासी बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं कि हर जाति के बच्चे आते हैं, संथाल के आते हैं, तो आदिवासी भाषा में अगर थोड़ा मोड़ा आदिवासी भाषा से उसको समझाएंगे तो वो बच्चा जल्दी सीखता है। जी क्योंकि हिंदी जो है हर बच्चा नहीं बोल पाता है। अपनी मातृभाषा अपना घर में जो भाषा सीखती है या सीखता है, जैसे घर का अपना मातृभाषा अपना पापा मम्मी के पास वो सीखता है और उस भाषा को ज्यादा पकड़ता है। इसलिए बच्चे को अपनी भाषाओं में जो घर की भाषा उनकी है उस भाषा में सिखाइए तो बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। दूसरी बात, बच्चा को ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड पर बच्चे को खली से लिखवाएं। जैसे उसको लिखवाते हैं कल लिखो, तो अपने से लिखने का प्रयास करे। ल वो अपने खुद को लिखेगा तो बोलने के लिए भी सीखता है, सुनने की भी शक्ति बढ़ती है और लिखने का आपसे शिक्षक से झिझक नहीं होता है, शिक्षक से डर नहीं लगता है। सही है। क्योंकि शिक्षक के सामने वो होते हैं और शिक्षक जो बताते हैं बच्चे लिखते हैं और उसे क्या होता है, बच्चे का डर खत्म होता है, इसे बच्चे जल्दी सीखते। सही है, बिल्कुल प्रीतम जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी। धन्यवाद प्रीतम जी। अब हम कैलाश जी से निवेदन करेंगे कि वो कुछ कहें। जयजनन सर।
है कैलाश जी? कैलाश जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। भारत विद्या योजना के पार्ट 2 में जुड़े हुए जितने भी शिक्षकगण हैं, अभ्यर्थी हैं, उन सबों को हम कोऑर्डिनेटर होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मीनाक्षी मैडम को स्पेशल आपको भी होली की धन्यवाद। शुभकामना। काफी दिनों के बाद आपका मुलाकात हो रही है आपसे जी। और जितने भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं सबों को हमारी ओर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस लगन और उत्साह के साथ जितने भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उन सबों जो जितने भी लगन और उत्साह के साथ जो समय दे रहे हैं इसके लिए उन लोग सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे विजय जी जिनके प्रयास से यह सब संभव हो पा रहा है और इस क्षेत्र का जो शिक्षित करने का बीड़ा उन्होंने उठाया और जिसमें आप लोगों का जो सहयोग मीनाक्षी मैडम और उनका जो सहयोग मिल रहा है इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। और पुनः इसी प्रकार आप लोगों का साथ मिलता रहे तो निश्चित रूप से विजय जी का जो सपना है वो साकार होगा। बस काय के समय भी काफी हो चुकी है इसलिए मैं विशेष नहीं बात करना चाहूंगा। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि, जय श्री राम। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत अनीता जी प्रार्थना के साथ पूरा करेंगे। जी मैम। हाँ जी। जो मोह माया मानवत सर मदन मदर वीर है, जो विफल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण धीर है, जो तरन तारण भव निवारण भव जल्दी के तीर है, वे वंदनीय जीने से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। महावीर भगवान की जय। जय। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। आपको भी मैम होली की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। ये हमारे ट्रेनर आपको बताते हैं क्या सब सब होंगे फिर अंतन है।